हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है भाई सभी के? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और आज तो 1 फरवरी है। तो फरवरी तो भाई एक अलग ही टाइप का महीना होता है। कुछ लोगों के लिए तो सुहावना महीना होता है, क्योंकि फरवरी में बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। लगातार 5 7 6 7 8 9 फेस्टिवल होते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए ये फरवरी जो होना चाहिए, लाइफ चेंजिंग फरवरी होना चाहिए, है ना। सारे फेस्टिवल्स वगैरह जो होते हैं सबको भूल जाओ और लगे रहो अपनी पढ़ाई पर। और यही फरवरी आपका फ्यूचर डिसाइड करेगी। आपकी मेहनत जितने भी दिन से आप कर रहे हो, उस सभी मेहनत का रिजल्ट ये फरवरी ही आपको देगी। ओके। और आज हम लोग अपने सिलेबस का एक ऐसा चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो चैप्टर अक्सर जिस चैप्टर से बच्चे डरते हैं। हाँ, ये एडवांस मैथ का पार्ट होता है। और मोस्टली बच्चे जो मैथ्स पढ़ते हैं, जरूरी नहीं कि वो एडवांस मैथ पढ़ते हों। ये मानता हूँ कि 10th लेवल तक सबने मैथ पढ़ा होता है, लेकिन एडवांस मैथ, ये मेंसुरेशन टाइप की चीज़ें ऑलमोस्ट मतलब कुछ ही बच्चों ने जो मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं वही इस चीज़ को पढ़ते हैं। अब डर का एक और कारण है मेंसुरेशन से कि भाई यहाँ सारी चीज़ें जो चलेंगी ना, वो फॉर्मूले पर चलेंगी। आपको अगर फॉर्मूला आता है तो सवाल आपको आता है, और अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो कोई अल्टरनेट नहीं है। कोई दूसरा मेथड नाम की तो यहाँ चीज है ही नहीं। जैसे हम अर्थमेटिक में कहते हैं ना कि सर कोई दूसरा मेथड, कोई दूसरा मेथड, तो यहाँ दूसरा मेथड नाम की कोई चीज नहीं होती है। मेंसुरेशन में यहाँ एक ही मेथड होता है। आपको फॉर्मूला याद है, रखो, वैल्यू रखो, कैलकुलेशन करो, आंसर लेकर आओ, दैट्स इट। नहीं है तो छोड़ दो। तो हालांकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो बहुत आसान बनेगा मेंसुरेशन से। मैं आज फिर बता रहा हूँ, आपको देख लेना। क्योंकि एग्जामिनर जो एग्जाम सेट करता है वो भी जानता है कि मैं किन बच्चों के लिए एग्जाम सेट कर रहा हूँ, और वो बच्चे किस बैकग्राउंड से हैं और कितना इस चैप्टर के बारे में नॉलेज रखते होंगे। तो मेंसुरेशन को लेकर बिल्कुल भी सबसे पहले तो बच्चे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना भी मैं आपको पढ़ाऊं, देखो चैप्टर होने को बहुत बड़ा चैप्टर है, कम से कम 10 क्लास इस चैप्टर में लगेंगी, कम से कम 10 क्लास। लेकिन हम इसे 3 क्लास में समेटेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीजें पढ़ाऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा डीप जाकर नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि उतना डीप रिवाइज करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आज 1 फरवरी है और लगभग अगर मैं कहूँ तो 15 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो 15 दिन में अभी आपको अगले 5 6 दिन में सिलेबस भी कंप्लीट करना है, और फिर ये रिवाइज भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपने करनी है, ठीक है। तो हम उतना इन 3 दिनों में करेंगे जितना हमें इन 3 दिनों में ही रिवाइज हो जाए, क्लास की क्लास में ही रिवाइज हो जाए, तो उतना मैं टारगेटेड चीजें आपको पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में। ओके भैया, क्या आप लोग तैयार हैं? यस सर। तो चैप्टर शुरू होता है हमारा मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। चीजों के क्षेत्रफल, आयतन वगैरह निकालने को ही क्षेत्रमिति कहते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ के चले जाना। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा मेंसुरेशन से, उसी में से मिल जाएगा, अगर आया तो। जरूरी नहीं है आए भी। मैं फिर कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन आए भी। अगर आया तो जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी में से ही वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। एरिया वगैरह, वर्ग, इन्हीं का ही एरिया आपसे पूछेगा। आयत, वर्ग, त्रिभुज, किसी का क्षेत्रफल पूछ लेगा, परिमाप पूछ लेगा, बस यही चीज घुमाकर आपको थोड़ा बहुत परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने होना नहीं है। अब हमें पढ़ना क्या है मेंसुरेशन में, वो भी एक बार देख लो। क्या पढ़ना है हमें? भाई मेंसुरेशन जो होती है, क्षेत्रमिति, 2 प्रकार की होती है। एक होती है 2D और एक होती है 3D। आपने नाम सुना होगा ना, 2D और 3D। भैया 2D का मतलब, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डायमेंशनल, यानी कि इसको बोलते हैं डायमेंशनल। इसको क्या बोलते हैं? डायमेंशनल। डायमेंशनल यानी कि एक ऐसी आकृति जिसकी 2 डायमेंशन हो। 2 डायमेंशन यानी कि हम जिसकी 2 डायमेंशन देख सके। भाई जिसका, मान लो मैं यहाँ पर कोई चीज बोर्ड पर बनाता हूँ,
मैंने मान लो ये बना दिया, मैंने मान लो ये बना दिया, तो ये सभी आकृति 2D हैं। अगर मैं ये बनाऊंगा तो आप कहेंगे सर ये त्रिभुज है, अगर मैं ये बनाऊंगा तो आप कहेंगे सर ये स्क्वायर या वर्ग, आयत, जो भी है आप नाम बता दोगे। अगर मैं आपसे कहूं ये, तो आप कहोगे सर ये सर्कल है यानी कि वृत्त है। तो वो सभी आकृति जिनको हम बोर्ड पर बनाएंगे या बना सकते हैं वो डायमेंशनल होती है 2D। बात समझ में आया? जिनको हम बोर्ड पर बना सकते हैं, जिनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वो होती हैं 2D। अब आता है 3D, ये 3 डायमेंशनल होता है, इसको भी लिख लेना 3 डायमेंशनल अगर आपको लिखना है तो। अब सर 2D तो चलो आपने बता दिया, देखो मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, जाने को मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं एक क्लास में तो बिना पेन उठाए एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस चैप्टर को, इतना डीप है ये। लेकिन हम फिर भी मोटा मोटा देखेंगे 3 डायमेंशनल क्या होती है। 2D में तो हमने देखा, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति, हिंदी में क्या बोलते हैं सर? क्षेत्रमिति। अब 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल का मतलब है जिन आकृति को बोर्ड पर नहीं बनाया जा सकता। अगर मैं तुमसे कहूं जरा मुझे इस यहां पर एक घन बनाकर दिखा दो, आप नहीं बना सकते हो, हल्का हल्का रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं जरा यहां एक बेलन बनाकर दिखाओ, उसकी सारी भुजाएं मतलब हर तरफ से मुझे दिखना चाहिए, आप नहीं बना सकते हो। आप उसकी 2D फिगर बना सकते हो, बेलन की 2D फिगर जो सामने से दिखता है। अगर मैं कहूं इसका पीछे का हिस्सा बनाओ बेलन का, आप नहीं बना सकते हो। सर कैसी बातें कर रहे हो, क्या बोर्ड के पीछे जाके देखूं पीछे का हिस्सा? नहीं देख सकते हो। अगर मैं आपसे कहूं जरा एक स्फेयर यानी कि गोला, कोई गेंद होती है क्रिकेट बॉल फुटबॉल, वो बनाकर दिखाओ इस पे, आप नहीं बना सकते, है ना? क्यों नहीं बना सकते हो? क्योंकि भाई वो बनी नहीं सकती है यहाँ पर। तो वो सभी आकृति जिनको हम बोर्ड पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, वो सभी आकृति 3D यानी कि 3 डायमेंशनल होती है। तो सबसे पहला डिफरेंस हमको पता चला कि क्या 2D होता है और क्या 3D होता है। इन फ्यूचर कोई आपसे पूछे तो एटलीस्ट आप थोड़ा सा आइडिया उसे दे सको। ओके, अब हमें पढ़ना क्या क्या है 2D और 3D में? भाई 2D में हमें पढ़ना है त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज में ही आता है जो आपका वर्ग, आयत, ये सब जो आता है ना, आपका रोमबस, सम चतुर्भुज, ये सब चतुर्भुज में ही आता है। ठीक है, तो त्रिभुज, चतुर्भुज और सर्कल यानी कि वृत्त, ये 3 चीज हमें पढ़नी है। और फिर पढ़ना है हमें 3D में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला। आपको इनके फॉर्मूले रटने पड़ेंगे अगर आपको सवाल करना है तो। इंपोर्टेंट कौन सा है, 2D या 3D? ऐसा नहीं कह सकते हैं भाई। अब मैं कहूँ 3D इंपोर्टेंट है, पता चला एग्जामिनर ने व्रत का क्वेश्चन रख दिया, फिर आपको गुरुजी आपने तो 3D इंपोर्टेंट कहा था। मैं 2D इंपोर्टेंट कह दूं, तो बेलन का क्वेश्चन आ गया, तो फिर एक ही तो क्वेश्चन आना है, तो एक क्वेश्चन के लिए किसको इंपोर्टेंट बताऊं? नहीं बता सकते हैं। हाँ 10-20 क्वेश्चन आते तो मैं कहता भी, 10 क्वेश्चन आते तो मैं कहता भी कौन सा इंपोर्टेंट है। एक क्वेश्चन के लिए तो वो उसका दिमाग फिर गया, कहीं से भी रख सकता है, ऐसे बुक घुमाएगा एग्जामिनर, जो उसके सामने आ गया अच्छा लगा उसे रख देगा वो। ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सा। आ, हाँ ठीक है, आयत लिखा, चतुर्भुज में ही आता है बच्चे, वर्ग आयत चतुर्भुज में ही आता है। तो चलिए, हाँ अब ये मत एक कह रहा है सर आपने आयत वर्ग नहीं लिखा। अरे भाई ये क्वाड्रिलेटरल्स में आता है, 4 भुजाओं वाली आकृति, सारी जितनी भी 4 भुजाओं वाली आकृति है उनको चतुर्भुज कहते हैं। वर्ग भी 4 भुजाओं वाली है, आयत भी है, ये सब चतुर्भुज। जितनी भी 3 भुजाओं वाली आकृति है त्रिभुज उनको बोलते हैं। अभी आप तसल्ली तो रखो, सारी चीजें पढ़ेंगे। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना 2D से, और 2D में भी स्टार्ट करते हैं त्रिभुज से। फॉर्मूले लिखेंगे, सवाल करेंगे, फॉर्मूले लिखेंगे, सवाल करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिटो चीजें पढ़ेंगे। फालतू की इधर उधर की बातें करने के लिए इसमें समय नहीं है। चलिए आते हैं अपने त्रिभुज वाले पार्ट पे। और त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता है त्रिभुज। बच्चे त्रिभुज का मतलब होता है 3 भुजाओं वाली आकृति, 3 भुजाओं वाली आकृति, 3 भुजाओं वाली आकृति, 3 भुजाओं वाली आकृति, एनक्लोज्ड या बंद आकृति आप कहो। 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को ही क्या बोलते हैं? त्रिभुज कहते हैं।
बंद होनी चाहिए, वो तीनों के एंड टू एंड आपस में मिले रहने चाहिए। देखो ये रिप्रेजेंट मैंने किया है। अब त्रिभुज भी कितने प्रकार के हैं जो हमें पढ़ने हैं, आपके सामने है, मैं लिख कर लाया हूं, थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा भाई। एक होता है विषमबाहु त्रिभुज, एक होता है आपका समबाहु, एक होता है समद्विबाहु, एक होता है समकोण। ये चार तरीके के त्रिभुज हैं जो हमें पढ़ने हैं। ठीक है भैया। तो विषम बाहु क्या है भाई? विषम बाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। हालांकि सबसे पहले जो आविष्कार, जो सबसे पहले निर्माण हुआ था, विषम बाहु का ही हुआ था। बाकी ये सारे त्रिभुज इसी से बने थे, है ना भाई। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषमबाहु। फिर वो इस तीनों भुजाएं बराबर कर दी तो समबाहु बन गया। दो भुजाएं बराबर कर दी तो समद्विबाहु बन गया। दो के बीच में राइट एंगल बना दिया तो समकोण बन गया। तो यहीं से ही चीजें बनी है ना। पर हम इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज फॉर्मूला, त्रिभुज फॉर्मूला, बस हमारा इतना ही मतलब है। ठीक है। हाँ, राइट एंगल थोड़ा सा ये गलत बना हुआ है, इसको थोड़ा सा ठीक कर देते हैं। तो कॉपी पेस्ट मैंने एक बनाकर वो सारे कॉपी पेस्ट कर दिए ना, इस वजह से वो बना है। राइट एंगल ट्रायंगल अभी जब एक्सप्लेन करेंगे ना तब मैं इसको ठीक कर भी देता, पर चलो जब आपने कह दिया है तो इसको ठीक कर भी रहा। चलो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है भाई। तो अब यहां पर मैं कहूं कि विषम बाहु, बाकी को भूल जाओ, बाकी को भूल जाओ, अभी विषम बाहु पे बात करते हैं। जिसपे मैं फोकस कर रहा हूं आपका फोकस भी उसी पर रहना चाहिए। बच्चे बात अगर करें विषम बाहु यानी कि स्केलीन ट्रायंगल की, तो याद रखना एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, सॉरी अलग अलग हों, ए बी सी मैंने लिखा है ना, जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो उनको विषम बाहु यानी कि स्केलीन ट्रायंगल बोलते। अब सुनो, किसी भी आकृति का जिसमें भुजाएं हो, चाहे वो चतुर्भुज हो चाहे त्रिभुज हो, किसी भी आकृति, ये मैं सबके लिए आपको बता रहा हूं, किसी भी आकृति जिसमें भुजाएं हो, उसका अगर परिमाप आपको निकालना है, किसी भी आकृति जिसमें भुजाएं हो उसका परिमाप निकालना है, तो सारी भुजाओं को जोड़ो, वही उसका परिमाप होता है। चाहे त्रिभुज की बात करूंगा, चाहे मैं चतुर्भुज की बात करूंगा, चतुर्भुज में किसी भी चतुर्भुज की बात करूं, त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज की अगर मैं बात कर रहा हूं, और मैं परिमापक जहां भी नाम लूंगा ना, पेरीमीटर जहां भी नाम लूंगा, आप समझ जाना वो सारी भुजाओं का योग आपसे करने को कह रहा है। बच्चे अगर मैं इसका परिमाप आपसे पूछूं, परिमाप, परिमाप यानी कि पेरीमीटर, पेरीमीटर, तो आप क्या बोलेंगे? पेरीमीटर यानी कि पी, वो होता है तीनों भुजाओं का योग, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। क्या करेंगे बच्चे? इसका परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। पेरीमीटर आपको समझ में आ गया। अब अगर मैं कहूं इसका क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, एरिया यानी कि जितना एरिया इसके अंदर वाला है ये होता है क्षेत्रफल। दिस इज कॉल्ड एरिया। ठीक है भैया, इसी को एरिया कहते हैं, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल से पहले एक चीज और देखो, क्षेत्रफल से पहले एक और चीज देखो, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है बच्चे? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, ये क्या होता है? एस। तो सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। सेमी पेरीमीटर क्या होता है बच्चे? सेमी पेरीमीटर होता है, सेमी पेरीमीटर होता है परिमाप का आधा, उसी को अर्ध परिमाप कहते हैं। इस केस में निकालने की जरूरत है स्केलिन में, क्योंकि इसका जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे, इसके एरिया की बात करेंगे, तो बच्चे क्षेत्रफल हिंदी में बोलते हैं, क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में एस, एस यानी कि वही अर्ध परिमाप, ब्रैकेट में एस माइनस ए यानी कि ये वाली भुजा, एस माइनस बी यानी कि ये वाली भुजा, और एस माइनस सी
यानी कि ये वाली भुजा। अब इनका कोई अल्टरनेट नहीं है। आप अगर ये आपके दिमाग में सवाल आ रहा हो कि सर से ये पूछें कि सर कोई ट्रिक बताओ, कोई ट्रिक नहीं है। सर कोई दूसरा मेथड बताओ, कोई दूसरा मेथड नहीं है। सर फॉर्मूला याद करने का कोई ट्रिक बताओ, कोई ट्रिक नहीं है। जी हाँ, आपको ये डायरेक्ट रटने हैं। अब समझ के रटो, डायरेक्ट रटो, आपके ऊपर है। सवाल प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, उनसे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, लेकिन फॉर्मूला तो एट द एंड आपको रटना ही है ना। कि परिमाप क्या होता है स्केलिन का? परिमाप तो चलो ना भी रटो के चल जाएगा, सारी भुजाओं का योग, बात खत्म, है ना। किसी की भी बात करूं वही परिमाप होता है। बात करूं मैं अर्ध परिमाप, यानी कि एस, यानी कि तीनों भुजाओं को जोड़कर आधा कर दो, अर्ध परिमाप है। एस मैंने उसको बोला, एरिया होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बात करते हैं, अगला आ जाता है समबाहु त्रिभुज। या इसके ऊपर ना पहले एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर समबाहु की तरफ आएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। अब चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 9, 10 और 11 सेंटीमीटर लंबी हो। बताओ, टाइल्स वाले क्वेश्चन इसी में आते हैं सर? हाँ बच्चे, वो इसी में आते हैं, जब वो घन घनाभ हम पढ़ेंगे ना, दीवार आयतन वगैरह, वो टाइल्स वगैरह वहीं पर आते हैं। बताओ, मैंने आपसे कहा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजाएं 9, 10 और 11। अब आपने देखा यार, इसकी तो तीनों भुजाएं अलग अलग है ना भैया। त्रिभुज की बात कर रहा है और भुजाएं भी उसने अलग अलग दे दी, 9, 10, 11। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये रहा त्रिभुज, ये भुजा 9, ये 10 और ये 11। तो मुझसे पूछा है क्षेत्रफल। भैया ये तो स्केलीन ट्राइंगल है ना, ये तो विषम बाहु त्रिभुज है। त्रिभुज और तीनों भुजा अलग, मतलब ये स्केलीन यानी कि विषम बाहु है। अभी मैं आपको पहचान करना भी बताऊंगा, जब आप समकोण पढ़ोगे ना, समकोण राइट एंगल, उसकी भी तीनों भुजाएं अलग होती हैं। लेकिन वहां आपको मैं बताऊंगा, आप तुरंत पता कर लोगे कि ये समकोण है। भुजाओं को देखकर ही पता कर लोगे कि ये समकोण की भुजाएं हैं। ये समकोण की नहीं है, अभी आप उसका परेशान मत हो, मैं अभी समकोण की भुजा दूंगा भी नहीं आप। तो यहां अगर मैं से आपसे क्षेत्रफल पूछूंगा तो आप सबसे पहले परिमाप यानी कि पी का मान बताओ, तो आप कहेंगे सारी भुजाओं को जोड़ दो सर, 9 + 10 + 11, तो ये हो जाएगा आपका 11, 9, 20 और 10, 30। अगर मैं अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर पूछूंगा, आप कहेंगे सर परिमाप को 2 से डिवाइड कर दो और अर्ध परिमाप हो जाएगा 15। अर्ध परिमाप यानी कि सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा? सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 15, दैट इज 15। बस अब आप लगा दो जो भी आप हीरो हीरोइन जिस जो भी फॉर्मूला कहते हो। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एरिया जो होता है वो होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस क्या निकाला आपने? 15। 15 में से ए, कोई सी भी ए मान लो, ये मत कहो सर ए किसको माने, किसी को भी मान लो, आपकी मर्जी है। 9 से स्टार्ट कर लो भैया, इसको ए, इसको बी, इसको सी मान लो। तो 15 माइनस 9, फिर एस माइनस बी 15 माइनस 11, फिर एस माइनस सी 15 माइनस 10। कितना आएगा भैया? ये आएगा अंडर रूट ऑफ 15। 15 में से 9 गए 6, 15 में से 11 गए 4, 15 में से 10 गए 5। 15 छिक्के 90, 9 चौके 36, पंजे 180। ये तो 1800 आ गया, 1800 आ गया ना। इनको गुणा करने पर 1800 आएगा, 15 छिक्के 90, 9 चौके 36, पंजे 180। अब आप देखो 1800 जो है बच्चे, ये रूट के अंदर है। 1800 जो है ये रूट के अंदर है, तो 2 जीरो की 1 जीरो बाहर आ जाएगी। रूट के अंदर अगर 2 जीरो होती हैं तो 1 जीरो बाहर आ जाती है। अब 18 को मैं क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं, देखो 2 जीरो की 1 जीरो बाहर आ जाएगी, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 अंडर रूट 18, है ना। 2 जीरो की 1 जीरो बाहर आ गई तो 10 रूट 18 हो गया। अब रूट 18 को भी मैं लिख सकता हूं अंडर रूट में 9 × 2, और ये 10 बाहर है। 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, 3 बाहर आ जाएगा और 3 धाम 30, 30 रूट 2। क्या आ जाएगा बच्चे? 30 रूट 2 आपका क्षेत्रफल है।
है ना भाई। 18 में भी मैंने लिखा 9 दूनी 18, 18 में भी एक परफेक्ट स्क्वायर छुपा होता है 9, 9 का भी 3 बाहर आ जाएगा और 10 से गुणा होके 30 बना देगा और 2 अंदर ही बचेगा, तो 30 तो आपका सही जवाब है। चलो अब मैं एक क्वेश्चन और दूं आपको, एक सवाल और दूं भाई आपको, चलो वो खुद करना आप। अब मैं आपसे कहता हूं कि कोई त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं हैं 13, 14 और 15। अब आप मुझे बताओ जल्दी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। एक त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं ये जितने भी फॉर्मूले मैं आपको लिखवाऊं ना, जितने भी फॉर्मूले, वो सारे फॉर्मूले आपने एक अलग पेज में लिख लेने हैं और उनको दिन में 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। सबके ऊपर एक एक दो दो क्वेश्चन तो मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, फॉर्मूले भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। एक एक दो दो क्वेश्चन सबके मैं वर्कशीट में डलवाऊंगा, वहां से देखना। बस इतना ही मेंसुरेशन में पढ़ना है, ज्यादा डीप मत जाना, बुक वुक खोलकर मत बैठना, मेंसुरेशन में बहुत परेशान हो जाओगे, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो 13, 14, 15। अब आपने देखा सर ये तो एक अभी भी कह रहा है ट्रिक है, कोई ट्रिक नहीं है बच्चे, कोई भी ट्रिक नहीं है एडवांस मैथ में, मेंसुरेशन की कोई ट्रिक नहीं। आप फॉर्मूला जानते हैं, आप क्वेश्चन जानते हैं, कोई ट्रिक नहीं है। फॉर्मूला जानते हैं, क्वेश्चन जानते हैं, खत्म। भाई सवाल है, कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 13, 14, 15 है और आपसे कह रहा है बताओ इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा। तो बताइए, आपने देखा सर ये तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, और तीनों भुजाएं अलग अलग हैं तो पता चल गया ये स्केलीन ट्रायंगल है, यानी कि विषमबाहु त्रिभुज है। और इसका परिमाप पेरीमीटर क्या होगा बच्चे, तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 13, 14 और 15। ये आ जाएगा 15, 4, 3, 7, 5, 12, ये आ जाएगा 42। तो अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर कितना होगा, इसका आधा यानी कि 21। अर्ध परिमाप कितना आ गया, 21। अब आप जानते हैं जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है अब एरिया ऑफ द स्केलीन यानी कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप कहेंगे कि सर एस तो हमने 21 निकाल दिया है ना भैया, एस कितना है 21। अब एक एक भुजा को घटाते रहो, 21 माइनस 13, फिर घटाओ 21 माइनस 14 और फिर घटाओ 21 माइनस 15। तो कितना आएगा, ये जाएगा आपका 21 गुणा 21 में से 13 गए आएगा आपका 7 और 1 8, 21 में से 14 गए 6 और 1 7, और 21 में से 15 गए तो 5 और 1 6। ठीक है भैया। अब आप ना 21 के भी दो फैक्टर बना लो, इसको भी 7 गुणा 3 में तोड़ लो, 21 को भी 7 गुणा 3 में। देखो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इन सब को गुणा करो और फिर जो संख्या मिले उसका वर्गमूल निकालो ना, या फिर मैं करूं कि इनका फैक्टर तोड़ लूं, तो 7 गुणा 3। अब जो संख्या एक जैसी है, जैसे यहां भी 7 है यहां भी 7 है, तो एक 7 बाहर आ जाएगा, यस। अंदर क्या बचेगा, 3 गुणा 8 गुणा 7, तो 8 छिंग 48 दिया, या 3 अट्ठे 24 छिक्के 144, अंदर बचेगा 144। भाई मैंने क्या किया, मैंने इस 21 को दो संख्या में तोड़ दिया, 7 तिया 21, एक 7 और एक 7 यहां पे था तो 7 बाहर आ गया, दो 7 अंदर थे तो 7 बाहर आ गया, बचा क्या 3 गुणा 8 गुणा 6 यानी कि 144। और आप जानते हैं अंडर रूट ऑफ 144 क्या होता है, 12, और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12 सत्ते 84। देखो आपके पास ये था, या तो इन सबको गुणा करो, जो संख्या मिले उसका रूट निकालो, या फिर मैं नहीं चाहता, इतनी संख्या गुणा करना, तो मैंने 21 को दो संख्या में तोड़ा, 7 और 7 दो बार मिल गया, बाहर आ गया 7 निकल के। कोई भी संख्या रूट के अंदर दो बार मिल जाएगी ना, वो बाहर निकल के आ जाएगी, है ना। बाकी संख्या 3 गुणा 8 गुणा 6 144, और 144 का रूट होता है 12, 12 सत्ते 84 आपका सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने आराम से सवाल को कर लिया। चलो विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन ट्रायंगल आपको क्लियर हुआ भैया।
ओके। अब आते हैं अगला ट्राइंगल यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। आते हैं अपने इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ये पार्ट एक एक पार्ट क्लियर करते हुए चलेंगे और मेरे साथ ही आपका भी क्लियर होना चाहिए। अगला पार्ट आता है आपका समबाहु त्रिभुज। अब बच्चा वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, जिसकी तीनों भुजाएं यानी कि तीनों भुजाएं, थ्री साइड्स आर इक्वल, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजा बराबर होती हैं, वही आपका ट्रायंगल होता है इक्विलेटरल यानी कि समबाहु। देखो नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। सम मतलब क्या होता है? सम मतलब होता है इक्वल, बराबर। और बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। बाहुबली, जिसकी भुजाओं में बल है उसको क्या बोलते हैं? बाहुबली, है ना। तो सम बाहु यानी कि सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। बराबर भुजाओं वाली आकृति को ही बराबर भुजाओं वाले त्रिभुज को ही क्या कहते हैं? समबाहु यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। बहुत अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, आपको लगेगा ही नहीं आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो। लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मेंसुरेशन पढ़ रहे हो। ठीक है, तो समबाहु पता चल गया, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो उसको समबाहु कहते हैं। अब इसके भी कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं अलग बना के लिखाता हूं क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा फिर, है ना। समबाहु को अलग बना लेते हैं, समबाहु को अलग बना लेते हैं। यहां पर मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं, ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हो, सॉरी, तीनों भुजाएं जिसकी बराबर हो उसको समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब क्या क्या फॉर्मूले होते हैं? सबसे पहला फॉर्मूला तो मैं आपसे परिमाप का ही पूछता हूं भाई। अगर मैं आपसे कहूं परिमाप यानी कि पेरीमीटर, क्या होगा? पेरीमीटर, आप क्या जवाब दोगे? सर आपने कहा था परिमाप का मतलब है सारी भुजाओं को जोड़ दो, सारी भुजाओं को जोड़ दो, उसी को ही क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। यानी कि a+a+a कितना? 3a। परिमाप निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको। परिमाप यानी कि सारी भुजाओं को जोड़ दो, पेरीमीटर। सेकंड आता है बच्चे इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया। इसमें कई सारे फॉर्मूले होते हैं। क्षेत्रफल यानी कि एरिया, इसका एरिया होता है √3/4 और a²। क्या बोला मैंने? मैंने कहा √3/4 a²। अर्ध परिमाप की जरूरत नहीं है समबाहु में, समबाहु त्रिभुज में अर्ध परिमाप की जरूरत नहीं है। अर्ध परिमाप की जरूरत तो विषमबाहु में थी, जहां फॉर्मूला उसके हिसाब से बनता है। जहां जैसे मैं बता रहा हूं ना, आप उतना ही पढ़ो बच्चे, है ना। जितना मैं बिल्कुल उतना आपको बताऊंगा जितना होता है और जितने की जरूरत है। आप ही मत को सर वो क्यों नहीं है इसमें, ऐसे इसमें ऐसा क्यों नहीं, वैसा क्यों नहीं। जो जरूरत है मैं बिल्कुल एज इट इज डिट्टो आपको पढ़ाऊंगा। जहां मुझे लगेगा कि यहाँ वो नहीं है तो वो मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको, है ना। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। तो क्षेत्रफल एरिया क्या हो गया बच्चे? क्षेत्रफल हो गया √3/4 a²। एक होता है बच्चा इसमें ऊंचाई, एक होती है इसमें ऊंचाई। यानी कि यहां पॉइंट से अगर मैं एक सीधा लंब यहां डालता हूं तो 90 डिग्री पे कट करता है, उसको बोलते हैं हाइट यानी कि ऊंचाई। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ऊंचाई यानी कि हाइट। ऊंचाई का फॉर्मूला होता है बच्चे √3/2 और a। ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2a। बात क्लियर है? यस सर। चलो यहां तक भी बात क्लियर हुई। अब इसमें दो चीज और बनती हैं, इसी समबाहु त्रिभुज में दो चीज और बनती हैं बच्चे। एक बनती है समबाहु त्रिभुज है, ये रहा, इसके अंदर कोई सर्कल बनेगा, इसके अंदर कोई वृत्त बनेगा जो तीनों भुजाओं को टच कर रहा होगा। एक कंडीशन ये बनेगी। एक कंडीशन क्या बनेगी कि बच्चे एक वृत्त है, इसके अंदर जो तीनों भुजाओं को टच कर रहा है और जिसकी त्रिज्या है r, जिसका रेडियस क्या है? जिसका रेडियस है r। क्लियर हुई ना कि एक समबाहु त्रिभुज है, एक रेडियस
आर रेडियस का वृत्त मैंने अंदर खींचा जो इसकी तीनों भुजाओं को टच कर रहा है, तो उसका 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 हमें क्षेत्रफल, सबसे पहले तो रेडियस ही निकालना है। कि बच्चे आप में से कोई मुझे बताएगा, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसको अंतःवृत्त कहते हैं, अंत यानी कि अंदर वाला, अंतःवृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या रेडियस ऑफ इन सर्कल, रेडियस ऑफ इन सर्कल यानी कि आर। अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होगी बच्चे? अंतःवृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3। क्या होती है? a/2√3, a/2√3, ये होती है आपकी अंतःवृत्त की त्रिज्या। जो जो सर्कल, जो वृत्त मैंने अंदर खींच दिया, उस वृत्त की त्रिज्या होती है a/2√3, रेडियस ऑफ इन सर्कल, अंदर वाले सर्कल का रेडियस। इसका क्षेत्रफल, सर्कल का क्षेत्रफल होता है πr²। भाई उसको उसमें यहां रख देंगे, इसको है ना, πr²। अभी सर्कल पढ़ेंगे, वहां पढ़ेंगे हम कि सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है। रेडियस निकाला और क्षेत्रफल निकालना है तो πr²। चलो, अब एक केस बनता है इसमें बाहर वाला वृत्त, कि बाहर एक सर्कल बनेगा जो इसके तीनों कोने को टच करता हुआ जाएगा, जो इसके तीनों कोनों को टच करता हुआ जाएगा, वो होता है बाह्य, वो होता है बाह्य सर्कल, बाह्य वृत्त। यानी कि इस पॉइंट से बाहर वाले सर्कल पे अगर मैं कोई त्रिज्या बनाता हूं तो वो होती है कैपिटल आर। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चे बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या है ना, या रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, सरकम सर्कल, ये होता है कैपिटल आर, और ये होता है a/√3। क्या होता है बच्चे? a/√3, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल, यानी कि बाहर कोने पे, ये समबाहु त्रिभुज ही है जिसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं। आप परेशान मत हो कि सर हर किसी में इतने सारे फॉर्मूले मिलेंगे ना, ये समबाहु त्रिभुज है जिसमें इतने सारे फॉर्मूले हैं। बाकी आगे जो भी आएगा ना उसमें इतने फॉर्मूले नहीं मिलेंगे। समबाहु त्रिभुज में ये दो कंडीशन ऐड हो जाती हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ओके, मैंने आपसे कहा बाह्य वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सरकम सर्कल होता है a/√3। अब कई बार सवाल में एक चीज डायरेक्ट पूछता है, अच्छा एग्जाम में स्टार बना रहा हूं मैं, कई बार एक चीज डायरेक्ट पूछेगा आपसे। क्या पूछेगा? आपसे कहेगा कि भाई हमें बताओ अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो, अनुपात। आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि सर अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है? a/2√3। बाह्य वृत्त की त्रिज्या क्या है? a/√। देखो, a से a कट गया, √3 से √3 गया, ये दो उधर जाएगा, रेशियो बनेगा 1:2। क्या बनेगा बच्चे? 1:2। तो कभी भी अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो आपसे कहेगा, त्रिज्या का, है ना। ये मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर देता हूं, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त, बाह्य वृत्त। ठीक है, तो अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो कभी भी कहेगा तो 1:2 ही बनेगा, हमेशा ये फिक्स है। कि भी समबाहु त्रिभुज की कुछ भी भुजाएं हो, कुछ भी भुजाएं हो, अगर आपसे उसने ये पूछ लिया ना कि अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का अनुपात, बिना सोचे समझे ऑप्शन लगा देना 1:2। क्या लगा देंगे? 1:2। और अगर आपसे कहेगा क्षेत्रफल का रेशियो, क्षेत्रफल का, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात, इनका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। बस ये चीज मैंने आपको थोड़ी सी अलग से बता दी है, ये आपने अलग से ध्यान में रखनी। ठीक है भैया, अलग से आपने ध्यान में रखनी है कि अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का रेशियो अगर कहेगा तो हमेशा 1:2 होगा, हमेशा।
और अगर क्षेत्रफल का रेशियो बोलेगा तो स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी कि 1:4। ठीक है, बाकी फॉर्मूले आपके यहां तक हैं। ये आपके समबाहु त्रिभुज में ही इतना सारा फॉर्मूले का कलेक्शन होता है, बाकी और में ज्यादा इतना नहीं, आप परेशान मत होना। ठीक है भाई, सवाल करते हैं जरा। पहला क्वेश्चन आपके, हाँ ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त का त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। 4 ऑप्शन दे देगा, या कहेगा किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। आपको क्षेत्रफल का रेशियो 1:4 डायरेक्ट याद करना है। चलो अब मैं सवाल कराता हूं आपको। ये रहा पहला सवाल आपके सामने समबाहु त्रिभुज का, देखेंगे भाई इसे। देखो इसे सवाल को क्या करेंगे इस, इंग्लिश में बता तो दिया बच्चे, इन सर्कल और सरकम सर्कल। देखेंगे सवाल को, एक मेज की ऊपरी सतह जो कि समबाहु त्रिभुज है, लिख दिया उसने, इक्विलेटरल है, और उसका क्षेत्रफल 9√3 है, तो मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बताओ क्या होगी। मेज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, आपको क्षेत्रफल दे दिया, समबाहु त्रिभुज बोल दिया, समबाहु त्रिभुज बोल दिया, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आप कहेंगे सर √3/4 a², ये क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9√3 के, दिया हुआ है कि नहीं भाई। √3/4 a² बराबर 9 आपको दिया हुआ है। मैं कह रहा हूं फॉर्मूला पता है ना, तो सवाल मेंसुरेशन का सबसे आसान और सबसे जल्दी होने वाला सवाल होता है, सबसे जल्दी होने वाला, है ना। तो √3 से √3 गया, ये उधर जाएगा, 9×4 = 36, a² कितना हो गया, 4×9 = 36, और यहां से a कितना आ गया, √36, और √36 क्या होता है मेरे भाई, √36 होता है 6, और ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब आपको मिल गया है। सभी का आंसर बिल्कुल 6 आ रहा है, वेरी गुड। चलो अगले सवाल पर आपको लेकर चलता हूं, ये रहा सवाल आपके सामने, करेंगे भाई इस सवाल को जरा, बताओ क्या होगा सवाल। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, अब यहां आपको ऊंचाई दे दी भैया, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई का भी फॉर्मूला मैंने लिखवाया आपको। तो कह रहा है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो क्या करो, ऊंचाई से उस त्रिभुज की भुजा निकालो, और उस भुजा से फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दो। बात क्लियर हुई ना, सारा जो सीन है वो किसका है, वो फॉर्मूले का है ना। तो यहां आपको बोला कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, हाइट कितनी होती है, आप देखो मैंने अभी अभी आपको लिखवाया होगा, √3/2a लिखवाया होगा ना, बराबर कितना दे रखा है बच्चे, 15। तो यहां से क्या मैं कह सकता हूं 15 दूनी 30, a कितना आ गया, 15 दूनी 30 और बटे √3। तो यहां से मुझे भुजा कितनी मिल गई भाई, समबाहु त्रिभुज की भुजा यानी कि उसकी साइड कितनी मिल गई, आप कहेंगे सर भुजा मिल गई 30/√3। आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे एरिया पूछ रहा है, और वो होता है √3/4 a², यानी कि √3/4, और a² कितना है 30/√3, और इसका स्क्वायर, यस। तो √3/4, 30 का वर्ग होता है 900, और √3 का वर्ग होता है 3। भाई किसी भी अंडर रूट का अगर आप स्क्वायर करते हो तो बाहर a यानी कि वर्ग वाली वर्गमूल हट जाता है, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हमें मिलेगा। बस यहां से जल्दी से मुझे काटा पीटी करके आंसर बता दो क्या होगा। भाई 3 से जाएगा 300 बार, 4 से जाएगा 4×7 = 28, 4×5 = 20, आंसर कितना आ गया
75√3। आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 3 आपका सही जवाब है। किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? नहीं हुई। उसने ऊंचाई दी हुई थी, हमने ऊंचाई का फॉर्मूला लगाकर भुजा निकाली। उसने क्षेत्रफल यानी कि एरिया पूछा, हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया √3/4 a² और आंसर निकाल दिया आराम से। तो नहीं, पर हाँ फॉर्मूला जानते हैं तो फिर आराम से आप कर लिया आपने। चलिए ये सवाल करिए तो फिर जल्दी से बताएंगे भाई। बताओ। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? आपको दिया गया है क्षेत्रफल, और बच्चे क्षेत्रफल से पहले निकालो भुजा, और भुजा अगर आ गई तो परिमाप तो दुनिया की किसी भी आकृति का आपसे निकलवाएंगे ना, तो आप यही कहोगे कि सर सभी भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। जल्दी से दिमाग लगाओ इस सवाल में क्या होगा। सभी बच्चे इस सवाल को ट्राई करेंगे। यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 है, देखो सभी का आंसर आ रहा है भाई। अब कितना आ रहा है? 36। वेरी गुड। भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे? √3/4 और भुजा का स्क्वायर यानी कि a², और वो किसके बराबर दिया हुआ है? 36√3 के। √3 से √3 गया, 36 × 4 कितना होता है? 36 × 4 होता है 144। क्या होता है? 144। यहां से a कितना आ जाएगा? √144, और ये होता है 12। भाई 12 का स्क्वायर ही तो 144 होता है। आपसे बोला त्रिभुज का परिमाप। क्या? परिमाप। परिमाप क्या होता है? सारी भुजाओं का योग यानी कि 3a। तो 3 × 12, और आप कहेंगे सर 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर मेरा सही जवाब होगा। ओके भैया, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आपने कर लिया। वेरी गुड। चलो ये भी खत्म हुआ। आते हैं अपने अगले त्रिभुज की तरफ, जिसका नाम है समद्विबाहु। क्या नाम है? आइसोसेलस। देखो नाम से ही क्लियर है। संधि विच्छेद करना जानते हो, हिंदी के स्टूडेंट हो आप सभी लोग, हिंदी पढ़ रहे हो, है ना? तो ममतेज सर बहुत अच्छी हिंदी पढ़ाते हैं, आपको संधि विच्छेद पढ़ाया होगा। तो समद्विबाहु का संधि विच्छेद करो 3 में। 3 वर्ड बनाओ। किस किस वर्ड से ये मिलकर बना है? किस किस वर्ड से? आप कहेंगे सर ये 3 वर्ड से मिलकर बना है, यानी कि सम, यानी कि द्वि, और यानी कि बाहु, है ना? सम द्वि बाहु। सम मतलब क्या है? सम मतलब है इक्वल, बराबर। सम का मतलब आप याद रखेंगे, सम मतलब इक्वल, बराबर। द्वि मतलब क्या होता है? द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। अब आप मुझे बता दो, क्या आपको समझ में आ गया कि समद्वि बाहु त्रिभुज की मैं बात करूंगा तो इसका मतलब क्या है? मैंने संधि विच्छेद किया और मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझ गए कि इस त्रिभुज में क्या सीन बनने वाला है, क्या इस त्रिभुज में हम लिखने वाले हैं। जल्दी से आप मुझे बता दो। सम बराबर इक्वल, द्वि मतलब टू, दो, और बाहु मतलब भुजाएं। आप समझ गए ना? बराबर दो भुजाएं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी केवल दो भुजा बराबर हो। देखो यहां तो समबाहु था, इक्विलेटरल था, यानी कि जहां सारी भुजाएं, लेकिन यहां उसने कह दिया द्वि, यानी कि आपको केवल दो भुजा बराबर करनी है। आपको केवल दो भुजा बराबर करनी है, कोई सी भी दो कर लो।
इसको मैं ए और ए मान लूं, तीसरी भुजा को मैं अलग कर दूंगा, वो बी हो जाएगी। तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी इन दो के, क्योंकि अगर ये भी ए बन गई तो फिर ये समबाहु ना बन गया, है ना भाई। अगर ये भी ए बन गई तो समबाहु बन गया ये। तो दो भुजा जिसकी बराबर हो वही समबाहु होगा। आप लिख लो अपनी कॉपी में कि त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं, दो भुजाएं बराबर हो, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो वही क्या होगा, समद्विबाहु। देखो अच्छा लग रहा है ना। ये थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, लेकिन मैं इसे इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए जितना बना सकता हूँ। हाँ, मैं मानता हूँ कि इस चैप्टर ऐसा अक्सर बच्चे से छोड़कर जाते हैं, लेकिन मैं एडवांस मैथ मैं पढ़ाता नहीं हूँ कभी आज तक। मैं चैनल पे मैंने एडवांस मैथ नहीं पढ़ाया है। हाँ, मेंसुरेशन तक ही मैं सीमित रह गया हूँ, लेकिन एडवांस मैथ मैं बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, इतना मैं जानता हूँ। और अब बैच आ भी रहा है, फाउंडेशन बैच, वहाँ तो प्री एडवांस और अर्थमेटिक दोनों पढ़ेंगे। एडवांस बोरिंग होता है अगर उसे हम बोरिंग तरीके से पढ़ें तो, लेकिन अगर हम उसे इतने इंटरेस्टिंग वे में पढ़ें, मैं कह रहा हूँ इससे बेस्ट आप कभी एलजेब्रा पढ़ना मुझसे। एलजेब्रा पढ़ना तब पता चलेगा। एलजेब्रा इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आप भूल जाओगे अर्थमेटिक वगैरह क्या, परसेंटेज क्या, एवरेज, ऐसा एलजेब्रा ही पढ़ाओ पूरी जिंदगी भर। मतलब इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है एलजेब्रा, लेकिन बच्चे उससे डरते हैं। एलजेब्रा एलजेब्रा मतलब पढ़ने के और पढ़ाने के थोड़ा सा तरीका होता है। अब जैसे समद्वि बाहु आपके दिमाग में सेट हो गया, मैं कह रहा हूँ लाइफ में कभी भूलोगे ही नहीं आप, जिसकी दो भुजाएं बराबर होते हैं, समद्वि बाहु। अगर मैं यहाँ पर समद्वि बाहु बनाऊं बच्चे, अगर मैंने यहाँ पर ये बना दिया, मैंने यहाँ लिखा ए और बी, और मैं आपसे कहूं जरा इसका परिमाप बताना, परिमाप क्या कभी जिंदगी में भूल पाओगे आप? सच बताना, झूठ मत बोलना। अगर मैं आपसे कहूं इसका परिमाप बताओ, मैं नहीं बता रहा फॉर्मूला आपको परिमाप का, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसका परिमाप तुम बताओगे, तो आप बता दोगे इसका परिमाप। आप कहोगे सर परिमाप का तो आपने सिंपल सी बात कह दी, सारी भुजाओं को जोड़ दो, जितनी भुजाएं हैं ए और बी, वो हमारा परिमाप आ जाएगा, है कि नहीं भाई। अगर मैं आपसे पेरीमीटर कहूं, अगर मैं आपसे परिमाप कहूंगा, तो आप कहेंगे कि सर परिमाप पेरीमीटर होता है सारी भुजाओं का योग, तो 2a+b हो गया, पेरीमीटर बन गया फॉर्मूला। अब बुक उठाकर देखना, वहां ये फॉर्मूले की फॉर्म में लिखा होगा। आपने तो फॉर्मूला बनाना सीख लिया। हाँ, अगर मैं बात करता हूं इसके क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखवा रहा हूं, हालांकि मैं ड्राइव भी करा सकता हूं कि कैसे बना है, लेकिन आप डायरेक्ट पढ़ो। ड्राइव करने की आपके पास टाइम नहीं है और जरूरत भी नहीं है। बच्चे इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखेंगे, b/4। बी क्या है? जो सबसे तीसरी भुजा है, जो समान भुजा से अलग है, वो बी है। b/4 √4a², ए जो समान भुजा है, -b²। ये आपका क्षेत्रफल का थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फॉर्मूला रट लिया तो मैं कह रहा हूं कुछ है ही नहीं, फिर कुछ है ही नहीं अगर आपने फॉर्मूला रट लिया तो। P यानी कि जो तीसरी भुजा है, b/4 √में 4a² माइनस का b², 4a² माइनस का b² क्या होगा बच्चे? आप कहेंगे सर ये एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, एरिया ऑफ समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलेस ट्राइंगल, है ना। तो ये कौन सा ट्राइंगल है? आइसोसेलेस, आइसोसेलेस। ठीक है भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समद्विबाहु आप हिंदी वाले लिख लेना। तो ये परिमाप हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया, बस दो ही चीज इसमें पढ़नी है, ज्यादा नहीं जाना है कि सर इसका अंत है वृत्त, इसका परिवृत्त, नहीं जाना। मैं कह रहा हूं ज्यादा डीप में जाना ही नहीं है, यहां से आगे सवाल नहीं जाएगा। समद्विबाहु से आया तो क्षेत्रफल मैक्स टू मैक्स, हालांकि समद्विबाहु से सवाल बनता नहीं है, समबाहु से बनेगा या समकोण से बनेगा, इन दोनों से ही मोस्टली सवाल बनते हैं। समद्विबाहु विषमबाहु से सवाल बनते नहीं। ओके, चलो अब सवाल अगर मैं कराऊं आपको, जैसे एक सवाल मैं आपको अपनी तरफ से देता हूं कि भाई मैंने कोई ये ट्राइंगल बनाया, और इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं ना, वो भुजाएं हैं यस,
ये मैंने भुजाएं दे दी आपको। कोई त्रिभुज है जिसकी भुजाएं हैं, जिसकी बराबर वाली भुजाएं तो 6 सेंटीमीटर है, और जो तीसरी भुजा है वो 8 है। और मैं आपसे कह रहा हूं इसका परिमाप भी बताओ और इसका फॉर्मूला भी बताओ। बी देखो, ए जो था वो बराबर वाली भुजाओं को मैंने डिनोट किया था, ये बराबर वाली भुजाओं को मैंने ए माना था। जो तीसरी अलग भुजा है उसको बी माना है, बस। तीसरी अलग भुजा है उसको बी माना है, जो बराबर वाली भुजा है उसको ए माना है। इतना ध्यान रखना है। अब मैंने कहा इसका परिमाप भी बताओ और इसका क्षेत्रफल भी बताओ। जल्दी से मुझे आंसर बताएंगे, क्या इस सवाल का जवाब होगा। बच्चे, अगर मैं परिमाप यानी कि पेरीमीटर की बात करूंगा तो आप सारी भुजाओं को जोड़ दो, बिना सोचे समझे आप कहोगे 6 और 6 12, 12 और 8 20, यानी कि सर 20 सेंटीमीटर जो होगा वो अब परिमाप होगा, है ना। अब अगर मैं कहूं क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर फॉर्मूला होता है b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b², है ना भाई। तो b क्या है मेरे पास, जो तीसरी भुजा है, असमान भुजा है, जो समान नहीं है, नॉट इक्वल वाली है जो, तो 8/4 अंडर रूट 4a², 4 × 6 का स्क्वायर माइनस b² यानी कि 8, 4 दूनी 8, ये जाएगा 6 × 6 = 36, चौके 144, माइनस 8 × 8 = 64, तो ये जाएगा 4 में से 4 गए 0, 14 में से 6 गए 8। अब 80 को भी मैंने तोड़ दिया 16 × 5 में, देखते रहना बच्चे। 80 था अंडर रूट में, अंडर रूट में कितना था, अंडर रूट में था 80, और उसको मैंने 16 × 5 में तोड़ा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 16 एक पूर्ण वर्ग है, इसीलिए मैंने इसको लिखा 2 अंडर रूट 16 × 5। 80 को मैंने लिखा, तो यहां से 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 2 × 4 √5, यानी कि आप कहेंगे 4 4 दूनी 8 √5। क्या कहेंगे, 8 √5, बिल्कुल सही है। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पर आकर होती है जब संख्याएं रूट में चली जाती हैं, वो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। तो आपको पता चल गया समद्विबाहु का सवाल बनेगा तो किस तरीके से सवाल आप कर सकते। चलिए भाई, सवाल देता हूं एक और, ये सवाल करेंगे, जल्दी से बताओ। हाँ, ये सवाल तो समकोण के बाद करेंगे, अभी मत करो बच्चे ये सवाल आप। ये सवाल मैं समकोण त्रिभुज पढ़ाऊंगा ना, 2 क्वेश्चन है मेरे पास, जो समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु, हाँ ये करो सवाल आप, ये वाला करो। वो वाला सवाल जब समकोण त्रिभुज पढ़ेंगे ना, उसे करने के बाद में फिर इस सवाल पे मैं वापस लेकर आऊंगा आपको। ये सवाल करो, एक समद्विबाहु त्रिभुज में, सवाल को आराम आराम से पढ़ना है, बिल्कुल आराम आराम से। एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा यानी कि जो बराबर वाली भुजा है तीसरी भुजा से दोगुनी है। हाँ, हीरो वाले फॉर्मूले से भी हो जाएगा, वो वाला पिछले वाला क्वेश्चन, अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस माइनस सी, हो जाएगा उससे भी। एक समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा तीसरी भुजा का डबल है, जो इक्वल वाली साइड है ना वो तीसरी वाली भुजा का डबल है। समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज जिनका परिमाप एक समान है, तो बताओ उनके क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा। सवाल में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, यस, सवाल में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इसमें परेशान नहीं है, बहुत आसान है, हमने सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, बस उनको अरेंज करना है और कुछ भी नहीं है। चलो देखते हैं। देखो, उसने कहा एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, कह रहा है जिसकी समान भुजा तीसरी भुजा का डबल है। अगर मैं इस भुजा को मान लेता हूं आर, तीसरी भुजा, देखो ये तो बी है, ये दोनों भुजाएं ए और ए हैं, बात क्लियर है अकॉर्डिंग टू हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है। अब उसने कहा समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी समान भुजा
तीसरी भुजा का डबल है। समान भुजा तो ये रही और तीसरी भुजा ये रही, तो अगर मैं इस तीसरी भुजा को आर मान लेता हूं तो समान वाली भुजा क्या हो जाएगी बच्चे, तीसरी भुजा का डबल, ये हो जाएगी 2r और ये भी हो जाएगी 2r। ऐसा सवाल ने बोला है, सुनो मेरी बात। उसने कहा समद्विबाहु त्रिभुज में प्रत्येक समान भुजा, जो ये इक्वल वाली साइड है, वो तीसरी भुजा का डबल है। अगर मैं तीसरी भुजा को आर मानता हूं तो समान भुजा क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, 2r और 2r हो जाएंगी अकॉर्डिंग टू। अब उसने कहा समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज का परिमाप एक समान है। बच्चे अगर मैं यहां से आपसे कहूं कि जरा इसका परिमाप बताना कितना होगा, इसका परिमाप होता है अगर आप तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ोगे तो r 2r और 2r यानी कि 5r। मैं पेरीमीटर की बात कर रहा हूं, और ये परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, 3 गुणा भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं। उसने कहा कि भैया जो इसका परिमाप है समद्विबाहु और समबाहु का परिमाप वो एक समान है, वो क्या है, वो इक्वल है। तो इसका परिमाप मैंने जोड़ा 5r और 3 गुणा भुजा, ये मैंने कर दिया समबाहु का परिमाप। तो अगर मैं समबाहु की भुजा आपसे कहूं, समबाहु की भुजा बताना, तो आप कहेंगे सर 5r/3, ये समबाहु की भुजा आपको मिल गई। बस आपने दोनों के क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना है, समद्विबाहु, समद्विबाहु और समबाहु के क्षेत्रफल का रेशियो, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल के क्षेत्रफल का रेशियो आपने बताना है। बस जल्दी से मुझे बता दो, अगर मैं आपसे कहूं समद्विबाहु का क्षेत्रफल, बच्चे वो होता है b/4 यानी कि r/4, b को r माना है, √4a², a² यानी कि 2r² माइनस b² यानी कि r², है ना भाई। फॉर्मूला लगाया है b/4 √4a² माइनस b², वही फॉर्मूला लगाया है। समबाहु का क्या होता है, √3/4 a², है ना भाई, √3/4 a² यानी कि 5r/3 और इसका स्क्वायर। बस यहां से जल्दी से मुझे बता दो, r/4 अंडर रूट में क्या आएगा, 2 दूनी 4 चौके 16 में से एक गया, ये आ जाएगा 15, r² का r बाहर निकल के आ जाएगा, अनुपात √3/4 गुणा 5×25, 3×3 = 9 और r²। अब चीजें काटा पीटी करनी है आपको इधर उधर से, r² से ये गया, 4 से 4 गया, आपको क्या मिलेगा भाई यहाँ पे, ये जाएगा आपका, देखो √3 से √15 कटेगा, √5 बार, ये 9 इधर आ जाएगा तो मिलेगा 9√5 √25, आ गया आंसर 9√5 √25। यही आपका सवाल है। 3 गुणा भुजा कैसे आए, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, देखना। उसने कहा समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है वो तीसरी भुजा का डबल है। अगर मैंने तीसरी भुजा को आर माना तो ये 2r और 2r हो जाएंगी। उसने कहा समद्विबाहु और समबाहु का परिमाप बराबर है। बच्चे मैंने इसका परिमाप निकाला तो आ गया 5, और समबाहु का परिमाप होता है 3 गुणा भुजा, समबाहु इक्विलेटरल का। तो यहां से समबाहु की भुजा मिल जाएगी 5r/3, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी। तो दोनों का अनुपात बनाना था, मैंने यहां रखा समद्विबाहु का क्षेत्रफल, यहां रखा समबाहु का क्षेत्रफल, काटा पीटी करके आंसर निकाल दिया। देखो 4 से जाएगा 4 नाम 36 और 25 चौके 100, 9√5 25, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। थोड़ा सा उसने वैसी फॉर्म में दिया हुआ है। मेरा आंसर आया 9√5 अनुपात 25, उसने दिया हुआ था 36√5 और 100, 4 की गुणा कर दो इसमें तो यही आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही। ये सवाल अच्छा है, ये सवाल अच्छा है, परेशान मत होना, लिटरली अच्छा सवाल है। कराना था मुझे इसलिए मैंने करा दिया, 2 क्वेश्चन एक साथ मिलाकर। चलो भाई,
अब आते हैं अपने लास्ट एक समद्विबाहु का क्वेश्चन बचा हुआ है। समद्विबाहु का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, उसे जब हम ये पढ़ेंगे ना समकोण, उसके बाद मैं वापस लेकर आऊंगा आपको वहां। अभी फिलहाल आप ये देखो कि अगर मैं बात करूं समकोण, देखो हमने तीन पढ़े, विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु। अब आता है अपना लास्ट ट्रायंगल यानी कि समकोण। समकोण का मतलब है बच्चे दो भुजाओं के बीच एक 90 डिग्री का एंगल। अगर किसी भी दो भुजाओं के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, इस बात से आप क्या समझते, इस बात से समझते हो अगर ये भुजा ऐसे है ना तो दूसरी भुजा ऐसे होगी, जस्ट इसका परपेंडिकुलर। बिल्कुल ये अगर सीधी है तो ये ऐसी, मतलब आप स्ट्रेट खड़े हो जाओ और अपने भाई को ऐसे जमीन में ऐसे लेटा लो, उसका सर आपके पैरों में हो और ऐसे लेट जाए, आप दोनों के बीच जो एंगल बनेगा ना वो समकोण बनेगा 90 डिग्री का। आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो और वो स्ट्रेट लेटा हुआ है, तो दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो समकोण यानी कि राइट एंगल बनेगा। तो ये वही चीज है, आप ऐसे खड़े हो और आपका भाई ये लेटा हुआ है ना, तो दोनों के बीच एंगल कितना बन गया 90 डिग्री का, यानी कि आप इसे कहोगे समकोण। किसी भी त्रिभुज में अगर आपसे कहे समकोण यानी कि दो भुजाओं के बीच एंगल 90 डिग्री होता है। ये ए होगी, ये बी होगी, ये सी। अब आप कहोगे सर अलग अलग भुजाएं तो इसमें भी थी, स्केलिन में भी थी ए बी सी। हाँ, लेकिन 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 यहां एंगल 90 डिग्री नहीं था। अगर यहां दो भुजाओं के बीच एंगल 90 डिग्री बन गया तो वो समकोण बन जाएगी। तो क्या बनेगी, वो समकोण यानी कि राइट एंगल बन जाएगी। अब इसको बहुत आराम से पढ़ना है। राइट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चन बनने के चांसेस 90% है कि अगर त्रिभुज से क्वेश्चन एग्जामिनर बनाना चाहेगा, सुनो मेरी बात, अगर एग्जामिनर त्रिभुज से क्वेश्चन बनाना चाहेगा ना तो वो राइट एंगल की तरफ भाग कर जाएगा, वो राइट एंगल की तरफ भाग कर जाएगा। एग्जामिनर सोचेगा कि त्रिभुज से क्वेश्चन बनाना है ना तो चलो समकोण से बनाते हैं। ये मैं मेंटेलिटी बता रहा हूँ आपको, एग्जामिनर की, टीचर की, मैं आपको मेंटेलिटी बता रहा हूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं भाई। ये अगर मैं कहूँ राइट एंगल है, ये भुजा ए है, ये बी है और ये सी है, ये दो एंगल हैं इसके बीच में। बच्चे इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं। पहले तो पेरीमीटर की ही बात कर लेते हैं। अगर मैं परिमाप की बात करूं, आप मुझे जल्दी से बताओ परिमाप। सर परिमाप के लिए तो आप बात ही मत करो, सारी भुजाओं को जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी, यही होता है पेरीमीटर, यही होता है परिमाप। पेरीमीटर। अगर मैं बात करूं इसके क्षेत्रफल की, मैं बात करूं इसके एरिया की, एरिया क्या होता है समबाहु त्रिभुज का, वो होता है 1/2 गुणा, इसको बोलते हैं बच्चे लंब। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार। चलो इसको मैं नाम नॉमनक्लेचर अलग ही करते हैं, इनका नॉमनक्लेचर अलग ही करते हैं। इसको बोलते हैं, इसको लिख देते हैं P, इसको B और इसको H। इसको बोलते हैं लंब यानी कि परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नाम बड़ा फेमस हुआ था, एक वेब सीरीज आई थी, कौन सी थी? यस, सही पकड़े हो आप, परपेंडिकुलर, जीभ के नीचे ब्लेड रखता था जो। बी मतलब होता है आपका आधार, आधार यानी कि बेस। देखो नाम मैंने यहीं से लिए हैं, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर और एच मतलब होता है कर्ण यानी कि हाइपोटेनस। एच मतलब हाइपोटेनस। स्पेलिंग में देख लेना, थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो ये होता है बेस, एच मतलब हाइपोटेनस, बी मतलब बेस, पी मतलब परपेंडिकुलर। ठीक है भैया। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि जरा इसका पेरीमीटर, परिमाप बताओ, परिमाप, तो परिमाप आप क्या कहेंगे सर, तीनों को जोड़ दो, P प्लस बी प्लस एच, यही हो जाएगा परिमाप किसका, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज का अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसका परिमाप होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। यस, गैंग्स ऑफ वासेपुर।
चलो ठीक है भाई, अगर मैं कहूं इसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा बच्चे? क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार बेस यानी कि और गुणा ऊंचाई, यानी कि आधार गुणा लंब, आधार गुणा लंब, यानी कि 1/2 गुणा बी गुणा पी। ये होता है किसका? क्षेत्रफल होता है किसी भी समकोण त्रिभुज का। सर ये क्लास रिकॉर्डेड है क्या जो आप रिसेंट पढ़ा रहे हो? रिकॉर्डेड होती तो मैं आपका कमेंट कैसे पढ़ रहा होता? तो क्षेत्रफल होता है 1/2 बी गुणा पी, बी गुणा पी यानी कि बेस गुणा परपेंडिकुलर। चलो ये बात भी क्लियर हुई। हाँ, अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें है, जो इस समकोण त्रिभुज के सवालों को बहुत आसान बना देगी आपके लिए। देखना बहुत आसान, मैं कह रहा हूं आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। वो लाल बटे कक्का ट्रिग्नोमेट्री में आता है बच्चे, वहां ट्रिग्नोमेट्री कभी मेरे साथ पढ़ना, वहां पढ़ेंगे उसको। पंडित बजरी प्रसाद हर हर बोले तो सीबीएसई वाले पढ़ते हैं, लाल बटे कक्का यूपी बोर्ड वाले पढ़ते हैं। मैं दोनों बोर्ड से पढ़ा हुआ हूँ, आधा छठी सातवीं तक, 9वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक हिंदी बोर्ड से, फिर 2 1 साल सीबीएसई बोर्ड, ऐसे ऐसे मिक्सअप। और सीबीएसई बोर्ड भी वो हमारा स्टेट बोर्ड से भी गया गुजरा था स्कूल मतलब। चलो, नाम के लिए ही हम थे कि सीबीएसई, बिल्कुल प्योर देसी था वो। तो होते हैं ना कि नाम के सीबीएसई बोर्ड एफिलेटेड टू सीबीएसई, और वो भाई साहब अगर वो बिल्कुल वो ऐसे होते हैं कि सरकारी स्कूल से भी ज़्यादा मज़े होते हैं उनमें। अब सुनो, अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ, पाइथागोरस थ्योरम। उस थ्योरम को आपका जो काम है ना उसमें, हालांकि पाइथागोरस थ्योरम अपने आप में बहुत बड़ी है, बहुत सारा यूज है, अगर हम उसे डिटेल में पढ़ने लगे तो आपका जो काम है अपने सवाल को आसान बनाने का। पाइथागोरस थ्योरम जो मैं समकोण त्रिभुज में आपको पढ़ाने वाला हूं ना, उसका जस्ट इतना काम है आपको ये पता करने के लिए कि अगर किसी सवाल में आपको कोई भुजा दे दे, अगर किसी सवाल में आपको कोई भुजा दे दे, कोई साइड दे दे, तो आपको ये पता करने के लिए कि ये भुजाएं समकोण की हैं या नहीं। मैंने क्या बोला कि अगर मैं आपको पाइथागोरस अब पढ़ाऊंगा ना, बहुत डीप है, बहुत सारे यूज हैं, लेकिन आपको कितना काम करना है? केवल एक काम में पता करना है पाइथागोरस का, ये पता करने के लिए कि जो हमें क्वेश्चन में भुजा, क्वेश्चन में कई बार लिखकर नहीं देगा वो कि समकोण त्रिभुज है, वो कहेगा किसी त्रिभुज की ये भुजाएं हैं और बताओ क्या होगा, जो भी पूछ लेगा। तो आपको ये पता करने के लिए कि ये भुजाएं समकोण की हैं या नहीं, आप देखते ही कैसे पता करोगे? उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, नाम से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, बस नाम याद रखना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है भैया, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कोई मैंने यहां समकोण त्रिभुज बनाया, ये मैंने परपेंडिकुलर यानी कि लंब, ये आधार यानी कि बी, और ये कर्ण यानी कि एच। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस कोई वो थे जिन्होंने आविष्कार किया था, तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अगर कर्ण के स्क्वायर के बराबर है, मैंने क्या बोला कि अगर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण यानी कि हाइपोटेनस के बराबर है, तो फिर क्या, तो फिर ये भुजाएं किसकी हो जाएंगी? ये भुजाएं समकोण की हो जाएंगी। और याद रखना, सबसे बड़ी भुजा जो होती है इन तीनों में, इन तीनों में सबसे बड़ी भुजा होती है एच, हाइपोटेनस। इन दोनों में कोई भी बड़ी हो सकती है, इन दोनों में कोई भी, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा, ये बड़ा हो सकता है, ये छोटा, कोई सा भी, लेकिन ये सबसे बड़ी होती है। जो हाइपोटेनस, जो कर्ण होता है ना, वो सबसे बड़ी भुजा होती है, ये बात याद रखना। तीनों में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। अब आप ये मत पूछना सर सबसे छोटी कौन सी होती है, इन दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, लेकिन ये सबसे बड़ी रहेगी, ये सबसे बड़ी रहेगी। ओके,
अब यहां आपको पता चल गया कि अगर इन दोनों का वर्ग करके मैं जोड़ दूं तो बच्चे वो किसके बराबर होगा, वो हाइपोटेनस यानी के कर्ण के बराबर होगा। अब यहां से कुछ, अब पता है मजे की बात क्या है, कुछ ऐसी भुजाएं हैं जिनसे ही सवाल बनता है, कुछ ऐसी भुजाएं हैं जिनसे सवाल बनता है, उनके बाहर सवाल जाता ही नहीं है। समकोण त्रिभुज की कुछ ऐसी भुजाएं हैं, मैं अगले पेज पर लिखता हूं, मैं लिखता हूं जिसको बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स यानी कि पाइथागोरस तिर्यक, तिर्यक, ठीक है। कुछ ऐसे भुजाएं हैं जो अगर आपको दिख जाएं तो समझ जाना कि ये समकोण त्रिभुज की ही भुजाएं हैं। अगर ऐसी कहीं दिख जाए आपको तो समझ जाना ये समकोण त्रिभुज की ही भुजाएं हैं। सपोज अगर मैं आपसे कहूं ये रहा आपका कोई समकोण त्रिभुज, ये रहा बच्चे आपका कोई समकोण त्रिभुज मैंने बनाया, और मैंने कहा ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है और ये भुजा 5 है। आप जरा चेक करके बताओ क्या ये 3, 4 और 5 ये समकोण की ही है? क्या मैंने झूठ तो नहीं बोला आपसे? क्या मैंने गलत तो नहीं लिख दिया? आप चेक करो, आप चेक करो अपनी कॉपी में जल्दी से, जो मैंने बताया है कि इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग जोड़कर अगर इसके वर्ग के बराबर आ गया तो ये तीनों भुजाएं किसकी हैं? ये तीनों भुजाएं समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल की हैं। तो बच्चे जल्दी से आप मुझे बताओ, क्या आप कहोगे यस सर? भाई इसका वर्ग करेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये दोनों बराबर आना चाहिए। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये आ गया 25 और 5 का स्क्वायर 25। सर ये तो बराबर आ गया, मतलब कि जो ये 3, 4 और 5 है ना, ये समकोण की है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ठीक है, तो बस आपका इतना ही काम है कि आपको ये पता करना पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर से कि अगर सवाल में कोई भुजा है तो वो समकोण की है कि नहीं। के बाद में क्षेत्रफल निकालना 1/2 वाला फॉर्मूला लिखवा दिया, इतना सा सवाल बनेगा। अब कुछ संख्याएं हैं जो आपको एक टेबल की फॉर्म में याद रखना है, सवाल उन्हीं से ही बनता है, लिमिटेड है। अब आप मुझे लिखना बता दो, बहुत सारे बच्चे लिख भी रहे हैं। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण, आपको हर बार ये याद नहीं करना कि सर इसका वर्ग उसका वर्ग उसका वर्ग करके देखें, नहीं सर, हम कुछ संख्याएं याद कर लेंगे, हम कुछ संख्याएं याद कर लेंगे और हमें हमें अगर वो कहीं दिख गई तो भैया वो समझ जाएंगे कि ये समकोण त्रिभुज की है, ये ट्रिपलेट ही है। उनको ट्रिपलेट कहते हैं, ट्री यानी कि 3 संख्याओं का एक जो ग्रुप होता है। कुछ महत्वपूर्ण तिर्यक, कुछ महत्वपूर्ण तिर्यक, सम इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स, सम इंपोर्टेंट ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स यानी कि वही तीनों संख्याओं का ग्रुप, 3 संख्याओं का ग्रुप। अगर मैं यहां लिख दूं 3, 4, 5, अभी तो मैंने इसको तो आपको वेरीफाई करके ही बताया है, तो कहीं भी किसी भी सवाल में अगर ये भुजाएं आपको दिख गई तो समझ जाना ये हमारी भुजाएं समकोण की हैं। इसके बाद इसका डबल कर दो, 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 6, 8, 10, ये भी समकोण की ही भुजाएं हैं। अगर मैं इसका 3 गुणा कर दूं, इसका 3 गुणा कर दूं, 3 तिया 9, 4 तिया 12 और 5 तिया 15, 9, 12, 15, ये भी समकोण की है ना। तो 3, 4, 5 का डबल को ट्रिपल करो, 4 टाइम्स करो, वो समकोण की ही भुजाएं रहेंगी। और बताना कुछ इंपोर्टेंट, 5, 12, 13, 5, 12, 13 भी कहीं दिख जाए तो समझ जाना ये समकोण है। इसका भी डबल कई बार पूछ लेता है, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24 और 13 दूनी 26, तो 10, 24, 26 ये भी भैया है। यस, और कौन कौन सी ट्रिपलेट हो सकते हैं? एक हो सकता है 9, 40, 41, एक हो सकता है 20, 21, 29, एक हो सकता है 12, 35, 37, और क्या क्या हो सकता है जो इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस मतलब मैक्सिमम जहां से पूछता है।
यस, 8 15 17 और 9 40 41 हो गया। ये भी हो गया। और कोई और तो नहीं है, बस यही इंपॉर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। 7 24 25 देख लेना, आप इन्हीं को ही ध्यान में रखना। ठीक है, और एक दो आपको और मिल जाए ना कहीं से इंपॉर्टेंट, वो लिख लेना, एक दो जगह छोड़ देना, एक दो की जगह छोड़ देना अपनी कॉपी में, वो लिख लेना अगर कहीं से आपको मिल जाए तो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है, यहीं से सवाल बनता है, अगर कोई मिले तो हम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो चलिए सवाल की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। अब जैसे ये रहा सवाल, अब सवाल एक बार देखेंगे भैया। करिए सवाल को। एक त्रिभुज की तीन भुजाएं 20 21 29 हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। बच्चे, अगर मुझे पता है कि ये भुजाएं 20 21 29 समकोण की होती हैं, जो कि मैंने अभी आपको लिखवाया भी है, अभी मैंने आपको लिखवाया भी है कि 20 21 29 समकोण है, तो फिर आप सीधा सीधा क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, या लंब गुणा आधार, एक ही बात है। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप इसमें विषमबाहु अंडर एस एस अंडर रूट ए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको नहीं पता है तो। वहां से भी आंसर आ जाएगा, लेकिन वो थोड़ा लंबा चला जाएगा। लेकिन अगर आपने देखा कि भैया ये तो 20 21 और 29 ये तो समकोण की भुजाएं हैं, हमने अभी तो टेबल में आपको लिखवाया। मैंने कहा अगर आपको नहीं पता है तो फिर आपको स्केलिन वाले फॉर्मूले से जाना पड़ेगा, हीरोज फॉर्मूले से, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, उससे जाना पड़ेगा। अगर आपको पता है 20 21 29 से समकोण की भुजाएं हैं, तो फिर तो एरिया हो गया भैया, एरिया हो गया। क्या लिखवाया था मैंने, 1/2 गुणा आधार गुणा कर्ण, शुरू की दो किसी को भी गुणा कर लो, 20 गुणा 21 एक ही बात है, 21 गुणा 20 कहो, 20 गुणा 21 कहो, आधार गुणा लंब कहो, लंब गुणा आधार कहो, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां से 1/2 ये आ जाएगा, 2 धाम 20, तो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी जल्दी आ गया आपका आंसर। तीसरी भुजा को अलग रखना है, ये तो कर्ण है, ये तो हाइपोटेनस है। मैंने कहा ना, जो कर्ण होता है, जो हाइपोटेनस होता है, वो सबसे बड़ी भुजा होती है, बाकी दो भुजा अलग होती है, ये वाली। चलो, अगर भुजा नहीं पता है तो फिर आपको विषमबाहु वाले फॉर्मूले से जाना पड़ेगा, विषमबाहु वाला फॉर्मूला। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, इससे जाना पड़ेगा। ये सवाल करिए। करिए भाई, इस सवाल को कैसे करेंगे। फाउंडेशन बैच की रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, सब मिलेंगी, बिल्कुल सारी चीजें। समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 40 है, आधार की लंबाई, और इसका कर्ण है 41, इसका क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। अब ऐसा सवाल बनेगा, और आपने अगर ये टेबल 3 4 बार पढ़ लिया, और आप देखेंगे कि यार सर ने लिखवाया था 40 और 41 वाली तो एक भुजा होती है, भाई 40 और 41 वाली तो एक ट्रिपलेट होता है, सर ने लिखवाया था, लिखवाया था कि नहीं, ये वाला कि 9 40 41 जिसमें आए वो तो समकोण यानी कि राइट एंगल होता है। क्या होता है बच्चे, वो होता है समकोण यानी कि राइट एंगल होता है। अब आपने देखा कोई समकोण त्रिभुज है, आधार की लंबाई 40 है, और इसका कर्ण यानी कि हाइपोटेनस 40 है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि एक ट्रिपलेट है 9 40 41 का। यस और नो, आप कहेंगे यस सर,
9, 40, 41 का तो एक ट्रिपलेट होता है, एक त्रियक होता है, और इसका क्षेत्रफल और परिमाप आपसे पूछ लिया। अब जैसे ही आपको पता चला कि सर ये तो 9, 40, 41 वाली भुजाएं हैं, देखो इसमें 9 नहीं दिया हुआ था कहीं भी, 9 नहीं दिया हुआ था कहीं भी बच्चे, लेकिन हमें पता चल गया कि अगर 40 और 41 है ना, तो ये ट्रिपलेट है कौन सा, ये त्रियक है कौन सा, 9, 40, 41 का। हो गया सवाल। आपसे कहेगा एरिया, आपसे कहेगा क्षेत्रफल, तो बच्चे 1/2 गुणा दो छोटी छोटी वाली भुजाओं को गुणा कर दो, 9 गुणा 40, तो 2 से जाएगा 20 बार और 9 दूनी 18, यानी कि आपका आंसर आएगा 180। ये ऑप्शन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन है, यही मेरा आंसर होगा। अगर आपसे परिमाप यानी कि पेरीमीटर भी कहेगा तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे, 9 + 40 + 41, ये आ जाएगा आपका 90। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, वेरी गुड। ये सवाल करिए, करेंगे भाई सवाल को जरा। हाँ जी बिल्कुल, अपर्णा शुक्ला जी बिल्कुल। उस समकोण त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करो जिसकी भुजाएं, जिसकी भुजाएं 90 डिग्री का कोण बनाने वाली, जो 90 डिग्री का कोण बनाती है वो वाली भुजाएं 20√3 और 15√3। बहुत आसान है, मैं कर रहा हूं लिटरली बहुत आसान है। कैसे, यहां पर मैंने समकोण त्रिभुज बनाया, ये मैंने यहां पर समकोण त्रिभुज बनाया, और मैंने कहा कि जो भुजाएं 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, सुनते रहो, जो भुजाएं 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं बच्चे, वो भुजाएं हैं, एक तो है 20√3 और एक भुजा है 15√3। और आपसे बोला बताओ इसका परिमाप क्या होगा। बच्चे परिमाप सुनते रहो, यस, सुनो आप ही से कह रहा हूं, यस आप ही से, हाँ हाँ आप ही से। मैं कह रहा हूं कि एक भुजा 20√3, एक भुजा 15√3। अब अगर मुझसे उसने परिमाप कह लिया, परिमाप क्या होगा, तो उसके लिए तो तीसरी भुजा का पता होना जरूरी है, तीसरी भुजा का। अब बच्चे तीसरी भुजा के लिए या तो मैं ऐसा करूं कि भैया 20√3 का स्क्वायर प्लस 15√3 का स्क्वायर और प्लस हाइपोटेनस का स्क्वायर, यहां से तीसरी भुजा निकालूं और फिर तीनों को जोड़ूं, ऐसे भी हो जाएगा, है ना। ऐसे भी हो जाएगा कि भैया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यहां से कर्ण यानी कि हाइपोटेनस आ जाएगा, और फिर आप तीनों को जोड़कर परिमाप निकाल दोगे। और अगर मैं कहूं कि ट्रिपलेट की खूबसूरती यही तो है भाई, त्रियक जो मैंने आपको बताया उसकी खूबसूरती, उसकी जो ब्यूटी, वो यही तो है कि आपको कैलकुलेशन ही नहीं करनी, आपको कोई जरूरत नहीं है इतना करने की। कैसे, जरा एक बार देखो, एक बार देखो, ये क्या है 20√3, ये क्या है 15√3, जरा इन दोनों का रेशियो ले लो, 20√3 और 15√3 का रेशियो ले लो, तीसरी भुजा अपने आप आ जाएगी। देखो यहां √3 है, यहां 15 है, यहां 20 है, यहां √3, यहां से √3 कैंसिल हो गया, 5 से कटेगा, 5 तिया 15, 5 चौके 20। एक ट्रिपलेट आपने पढ़ा है क्या, एक ट्रिपलेट आपने पढ़ा है क्या जिसमें 3 और 4 आते हो, यस सर, उसमें तीसरी भुजा 5 होती है, उसमें तीसरी भुजा क्या, देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, सामने देखना, सामने देखना। मैंने कहा ये 20√3 और 15√3 का रेशियो ले लिया, आ गया 4 और 3,
आपने तो एक ट्रिपलेट पढ़ा, जहां 3 और 4 होता है तो तीसरी भुजा 5 होती। अगर यहां 5 है, देखो यहां 3 है, 3 को 5 से गुणा करके क्या बना दिया उसने, 15। 4 को 5 से गुणा करके क्या बना दिया, 20। तो 5 को 5 से गुणा करके क्या बना देगा, 25। यहां √3, यहां √3, तो यहां भी √3। तो आपको तीसरी भुजा मिल गई 25√3। आपने इन दोनों का रेशियो लिया, 3 और 4 मिला, तो तीसरी भुजा 5 के अनुपात में होगी। इस 3 को 15 बनाया तो 5 को 25 बना दिया, भाई 5 5 से गुणा कर दिया। यहां √3 था, यहां √3 था, तो यहां भी √3 लिख दो, तो बस 25√3 तीसरी भुजा मिल गई। नहीं तो फिर आप ये वाला सॉल्व करो लाइन, और फिर आपको हाइपोटेनस 25√3 ही मिलेगा। ओके, बस अब आपको परिमाप चाहिए, पेरीमीटर चाहिए, तीनों को जोड़ दो। 20√3, 15√3 और 25√3। भाई जोड़ेंगे जरा, 25 15 40 और 20 60√3। परिमाप कितना आ गया, 60√3, और ये रहा आपका ऑप्शन नंबर 2। कोई समस्या आपको नहीं है, अच्छा क्वेश्चन। चलो अब एक क्वेश्चन मैंने पीछे छुड़वा दिया था ना, मैंने कहा था कि इसको दोबारा करेंगे आके, जो समद्विबाहु में था, जो समद्विबाहु में था, ये रहा क्वेश्चन। चलो करते हैं इसे अब, फिर इसके बाद में आ जाते हैं चतुर्भुज पे। वर्ग और आयत, ये दो भी हम आज ही कंप्लीट कर लेंगे, छोटे छोटे से टॉपिक है, इनमें लिमिटेड क्वेश्चंस फॉर्मूले करेंगे, और आज ही ये वर्ग और आयत कंप्लीट हो जाएगा। कल का पोर्शन हम करेंगे एक तो समचतुर्भुज, रोम्बस, उसके बाद वृत्त, सर्कल, और उसके बाद 3D वाला पार्ट काफी हम 2 3 कंप्लीट कर लेंगे। घन, घनाभ, सिलेंडर यानी कि बेलन कंप्लीट कर लेंगे। जो बचेगा पार्ट वो परसों, 3 क्लास का मैंने टारगेट लिया था मेंसुरेशन का, 3 क्लास में आपकी हो जाएगी, परसों तक डेफिनेटली मेंसुरेशन कंप्लीट हो जाएगी। परसों यानी कि आज अगर 1 तारीख है तो 2 और 3, 3 तक कंप्लीट, 4 को और 5 को और 6 को, 3 दिन लगेंगे नंबर सिस्टम में, 6 तक नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। 7 को करेंगे सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण और सर्ड सिंडिसिस, 1 दिन में ही करा दूंगा मैं। और 8 को कंप्लीट कर लेंगे आपका DI यानी कि डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, 8 को आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यदि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का कर्ण, यानी कि कर्ण क्या है, 10 सेंटीमीटर है। भाई कोई समद्विबाहु और समकोण, बच्चा समकोण भी होना चाहिए और समद्विबाहु भी होना चाहिए। इस बात से आप क्या समझे, समकोण भी होना चाहिए और समद्विबाहु भी होना चाहिए, यानी कि ये दोनों भुजाएं तो A और A बराबर रहनी चाहिए, समकोण भी होना चाहिए, और ये तीसरी भुजा C अलग रहनी चाहिए। और इसी को ही उसने बता दिया आपको 10। ट्रिपलेट मत लगा देना यहां पर, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर कही हैं, उसने समद्विबाहु बोला है, समद्विबाहु और समकोण। अब उसने कहा अन्य दो भुजाओं की लंबाई, ए का मान पूछा है। बच्चे ट्रिपलेट आप पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, A² + A² बराबर क्या होता है, 10 का स्क्वायर, भाई 2A² बराबर 100, 2 से कटेगा 50 बार, तो A कितना आ गया, √50। बच्चे 50 को मैं लिख सकता हूं 25 गुणा 2 क्या लिख सकता हूं, 25 गुणा 2, और 25 का क्या बाहर आ जाएगा, 5, और 5√2, 5√2 आपका आंसर है। अलग दो भुजा जो है ये कितनी आ गई, 5√2 और 5√2, दोनों बराबर हैं तो बराबर 5√2 5√2 ही रहेंगी। तो ये क्वेश्चन जो मैंने छुड़वाया था समद्विबाहु का, ये भी आपने कंप्लीट कर लिया, कुछ भी नहीं था, पाइथागोरस लगाई और हो गया। चलो भाई अब आ जाते हैं अपने अगला पार्ट, चतुर्भुज, ट्रिपलेट, सॉरी त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आ जाते हैं चतुर्भुज। देखो नाम से ही क्लियर है, चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाओं वाली आकृति। 4 भुजाओं वाली आकृति को क्या बोलते हैं बच्चे, 4 भुजाओं वाली आकृति को बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल। अब जितनी भी 4 भुजाओं वाली आकृति हैं, बंद आकृति, उन सभी को
उन सभी को चतुर्भुज कहेंगे। अब आप मुझे बताओ स्टार्टिंग कहाँ से करें। स्टार्टिंग चार भुजाओं वाली आकृति आप सबने पढ़ा है सर, पहला होता है वर्ग। भाई वर्ग भी तो चार भुजाओं वाली आकृति होता है। स्क्वायर ऐसे पढ़ेंगे इसको, जैसे हमने ट्रायंगल पढ़ा। ये ये जो हमें पढ़ना है उसको पढ़ेंगे। ये तीसरा, भाई पहला हमें पढ़ना है कि ये होता है वर्ग यानी कि स्क्वायर। दूसरा पढ़ना है हमें आयत यानी कि रेक्टेंगल। और तीसरा पढ़ना है समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस। एक और पढ़ लेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, ठीक है, यानी कि ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, ठीक है, ये पढ़ लेंगे। क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज में हमें चार पढ़ना है, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और एक समलंब यानी कि ट्रेपीजियम भी पढ़ लेंगे। ओके, अब यहां पर वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है और समलंब चतुर्भुज क्या होता है, ये दो पार्ट हम कल पढ़ेंगे, ये दो वाला आज कंप्लीट कर लेंगे। बच्चे वर्ग क्या होता है, भाई अगर मैं वर्ग की बात करूं तो एक ऐसी आकृति जिसकी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए। एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी, हाँ भाई यार ये तुम मेरी हिंदी पे क्यों जाते हो, तुम मेरी हिंदी पे क्यों जाते हो यार, ये गलत बात है। अब ठीक है जैसे भी है, अब देख लेना आप, है ना। हाँ, अगर मैं आपसे कहूं कि वर्ग यानी कि स्क्वायर एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और सभी दो आसन्न भुजा एडजेसेंट साइड के बीच एंगल 90 डिग्री है। दो एडजेसेंट, दो आसन्न भुजाओं के बीच एंगल 90 डिग्री है और सारी भुजाएं बराबर हैं। ठीक है भैया, बात क्लियर है। तो ये हो जाता है स्क्वायर। इसका परिमाप अगर मैं कहूं, मैं कहूंगा कि मैं तो नहीं बता रहा परिमाप का फॉर्मूला, आप कहोगे मत बताओ सर, आपके ऊपर थोड़ी है फॉर्मूला परिमाप के लिए हम, कि परिमाप में तो आपने बोल दिया है कि परिमाप अगर निकालना है तो जल्दी से आप मुझे फॉर्मूला बता दो। देखो परिमाप का फॉर्मूला मैं नहीं बताऊंगा, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप मुझे बताओगे, मैं क्या लिखूं यहां पर, सभी लोग बताओ। समांतर भी पढ़ लेंगे, ठीक है, पैरेललोग्राम भी पढ़ लेंगे, हालांकि वो आता नहीं है, मैं करा दूंगा उसको। यस, आपने बता दिया कि सर परिमाप होता है सारी भुजाओं को जोड़ दो, ए पेरीमीटर होता है 4a, 4a, है ना। अगर मैं आपसे कहूं इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहेंगे सर भुजा का स्क्वायर। देखो इसको ना अलग से ही सीखते हैं, इसको अलग से ही बनाते हैं क्योंकि इसमें कई सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। अगर मैं यहां वर्ग बना देता हूं, मैंने कहा ये सारी भुजाएं ए होती हैं, एक इसमें ना विकर्ण नाम की चीज भी जुड़ती है, विकर्ण यानी कि दो कोने अगर आप आपस में जोड़ देते हो, दो कोने अगर आप आपस में जोड़ देते हो तो उनको बोलते हैं विकर्ण। इस कोने से इस कोने को जोड़ दोगे तो इसको बोलेंगे डायगोनल, D4 डायगोनल, डायगोनल यानी कि विकर्ण। आप एक कोने से दूसरे कोने को जोड़ देते हो तो वो होता है विकर्ण यानी कि डायगोनल। अब इसका अगर मैं परिमाप आपसे कहूंगा, आप कहेंगे सर परिमाप जो होता है ना वो 4a होता है। इसका जो क्षेत्रफल अगर मैं कहूंगा तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया, बच्चे दो तरीके से निकलता है, दो तरीके से क्षेत्रफल निकलता है।
अगर आपको भुजा दी हुई है, सुनो, अगर आपको भुजा यानी कि साइड दी हुई है तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। अगर आपको भुजा दी हुई है तो इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, अगर भुजा दी हुई है। अगर आपको विकर्ण दिया हुआ है, भाई किसी सवाल में आपको डायरेक्ट विकर्ण दे देगा, डायरेक्ट विकर्ण दे देगा और कहेगा, यानी कि डी डायगोनल दे देगा और कहेगा बताओ एरिया क्या होगा। अगर विकर्ण दिया हुआ है तो भैया आपका क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे दो, यानी कि डायगोनल का स्क्वायर बटे दो। ये दो तरीके से हम क्षेत्रफल निकालते हैं। एक तो हम निकालते हैं भुजा से, यानी कि भुजा का स्क्वायर डायरेक्ट कर देंगे। और अगर मुझे विकर्ण दिया हुआ है, डायगोनल दिया हुआ है, तो विकर्ण का वर्ग करके दो से डिवाइड कर देंगे। वो आपका क्षेत्रफल होगा किसका? वो क्षेत्रफल होगा वर्ग का। बात क्लियर है? ओके। अब हाँ सर, विकर्ण ही निकालना पड़े तो, अगर विकर्ण ही निकालना पड़े तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? अगर मैं विकर्ण यानी कि डायगोनल की बात करूं, डायगोनल की, डायगोनल की ही बात करूं, तो वो होता है अंडर रूट दो और ए बाहर है, अंडर रूट के अंदर नहीं है दो, ए बाहर है। अंडर रूट दो ए, दिस इज कॉल्ड अ डायगोनल यानी कि विकर्ण। क्लियर है? ओके। विकर्ण क्या बोला मैंने? अंडर रूट दो ए। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकला, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर। वहीं से ही विकर्ण निकल के आया, आप डायरेक्ट याद रखो। ओके। हाँ, इसमें अब दो स्पेशल केस बन सकते हैं। दो स्पेशल केस, दो स्पेशल केस क्या बन सकते हैं भाई? ये मैंने कोई वर्ग लिया, इसके अंदर कोई सर्कल बन सकता है, इसके अंदर इसका कोई सेंटर होगा, इसकी त्रिज्या होगी। सेंटर से किसी भी, यहां सर्कल के इस पॉइंट पे जो लाइन खिंचती है उसको त्रिज्या यानी कि रेडियस कहते हैं। और यहां ये सेंटर है। बच्चे ये भुजा कितनी है? ए। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे बताओ वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर, तो आप कहोगे सर ये होता है, पूरी भुजा कितनी है इसकी? ए, और ये बिल्कुल सेंटर है, बिल्कुल सेंटर है, तो ये वर्ग का भी सेंटर होगा। तो यहां से यहां तक की भुजा अगर मुझे आर निकालना है तो वो a/2 हो जाएगा, यानी कि वर्ग की भुजा का आधा, वर्ग की भुजा का आधा ही क्या होगा? अगर आप किसी वर्ग के अंदर कोई सर्कल, कोई वृत्त बनाते हो, उसकी जो त्रिज्या होगी ना, वो वर्ग की भुजा का आधा हो जाएगी। क्या होगी? वर्ग की भुजा का आधा। बाहर अगर बना रहे हो तो वो होगी डायगोनल का आधा, है ना? ये चीज भी आप ध्यान रखना कि अगर आपको ये वृत्त, कोई वर्ग है, इसके बाहर अगर कोई सर्कल बना रहे हो चारों कोने से टच करता हुआ, तो भैया इस बाहर वाले की अगर हमें त्रिज्या बतानी है, ये तो डायगोनल होता है, ये सेंटर होता है ना? ये रेडियस यहां से यहां तक और यहां से यहां तक कैपिटल आर कह सकते हो, कैपिटल आर, ये कैपिटल आर। अगर मुझे आर बताना है तो वो डायगोनल का आधा होता है ना? कोई वर्ग के बाहर अगर कोई सर्कल है, वर्ग के बाहर चारों कोनों को टच करता हुआ, और उसकी त्रिज्या बतानी है तो वो होती है विकर्ण का आधा। और अगर कोई अंदर वर्ग है और उसकी वृत्त की त्रिज्या बतानी है तो वो भुजा का आधा होती है। ओके। चलिए एक साइड फॉर्मूले लिख दो सर। नहीं, ये आपको नोट्स में एक साइड लिखे हुए मिल जाएंगे, नोट्स जब आपको प्रॉपर मिलेंगे ना, वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से लिखे मिलेंगे आप। चलो सवाल करते हैं भाई, जल्दी से मुझे सवालों के आंसर देते चलो अब आप सभी लोग। जल्दी जल्दी आंसर देते चलो भाई। क्या होगा उत्तर? व्यास पूछे तो वो जब सर्कल पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, त्रिज्या का डबल होता है। क्या उत्तर होगा?
एक वर्ग का विकर्ण यानी कि डायगोनल आपको दे दिया और डायरेक्ट क्षेत्रफल पूछ लिया। या तो आप विकर्ण से भुजा निकालो भाई, या तो आप विकर्ण से भुजा निकालो, √2a = 10, a = 10/√2, और फिर भुजा का वर्ग करो। मैं कह रहा हूं जरूरत ही नहीं है, आपको विकर्ण दिया हुआ है। मैंने आपको बोला कि अगर विकर्ण देगा तो भैया क्षेत्रफल होगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। क्या होगा? विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है विकर्ण यानी कि डायगोनल का स्क्वायर बटे 2। तो विकर्ण कितना है? 10, 10 का स्क्वायर बटे 2 यानी कि 100/2। और आपका जवाब कितना हो जाएगा? आपका जवाब हो जाएगा 50। ऑप्शन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको? आराम से आपने कह दिया यस। ये सवाल बताओ, जल्दी से आंसर बताएंगे भैया। एक वर्ग की परिधि, परिधि यानी कि परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल। बच्चे परिमाप क्या होता है? 4a = 64, 4 से जाएगा 16 बार, तो भुजा कितनी आ गई वर्ग की? 16। वर्ग की भुजा 16 है, तो क्षेत्रफल क्या होता है? बच्चा आप जानते हैं क्षेत्रफल तो सर आपने बताया है भुजा का स्क्वायर यानी कि 16 का स्क्वायर, और ये होता है 256। क्या होता है बच्चे? आप कहेंगे सर 256। भाई अगर भुजा दी हो और क्षेत्रफल पूछे, भुजा का स्क्वायर, विकर्ण दिया हो क्षेत्रफल पूछे, तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 यानी कि डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, तो इसको करेंगे जरा। ये रेशियो वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ये सवाल करिए। वेरी गुड। दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात। बच्चे दो वर्ग हैं, मैंने मान लिया, कोई वर्ग मान लिया, मैंने मान लिया ए और बी। दो वर्ग ए और बी हैं, इनके एरिया, एरिया का रेशियो 16 और 9 है। बच्चे एक तो मैं डायरेक्ट मेथड आपको बता रहा हूं, सुनो मेरी बात, सामने देखो सभी लोग, बहुत आसान हो जाएगा सवाल। रेशियो वाला सवाल अक्सर आता है, कभी भी आए। अगर आपको क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा हो, अगर आपको ये वर्ग की मैं बात कर रहा हूं, वर्ग में स्पेशल लिख लेना आप, चलो मैं आपको इसको फॉर्मूले की फॉर्म में ही लिखवा देता हूं, हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन लिखवा देता हूं मैं, कि अगर आपको किसी भी वर्ग में, किसी भी वर्ग में स्क्वायर में, किसी भी स्क्वायर में अगर आपको क्षेत्रफल का रेशियो दे रखा हो, क्षेत्रफल का रेशियो मान लो A/B है, और आपसे भुजा का रेशियो पूछे या परिमाप का रेशियो पूछे, किसी का भी रेशियो पूछे, या तो साइड का या परिमाप का, तो हमेशा याद रखना वो होगा √A और √B। ये याद रखना। अगर क्षेत्रफल का रेशियो देगा और भुजा या परिमाप का रेशियो पूछेगा, तो क्षेत्रफल का रूट कर देना है। और दूसरा, अगर आपको भुजा या परिमाप का रेशियो देगा, परिमाप का रेशियो मान लो x और y दे दिया, और आपको क्षेत्रफल का रेशियो निकालने को कहे कि बताओ क्षेत्रफल का रेशियो, तो डायरेक्ट स्क्वायर कर देना। डायरेक्ट क्या करना बच्चे? वर्ग कर देना बस। ये चीज आप एक फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लो या कैसे भी समझ लो, आपकी मर्जी है। अगर आपको क्षेत्रफल का रेशियो दे और आपसे कहे भुजा का रेशियो बताओ या परिमाप का रेशियो, उनका रूट कर देना है आपने, ठीक है। और अगर भुजा या परिमाप का रेशियो दे XY, तो क्षेत्रफल का पूछे, क्षेत्रफल का पूछे तो स्क्वायर, वर्ग कर देना है। बस इतना आपने करना है, ठीक है भैया। तो यहां सवाल है आपके सामने, ये रहा कि क्षेत्रफल का अनुपात है 16:9। कितना है क्षेत्रफल का रेशियो? 16:9। और आपसे कहा परिमाप का रेशियो। बच्चे परिमाप के रेशियो के लिए मैंने क्या बोला कि चाहे परिमाप का रेशियो कहे, चाहे आपसे भुजा का रेशियो कहे,
क्षेत्रफल का आपने रूट ले लेना है। ये क्या करना है, रूट ले लेना है। तो ये आ जाएगा 4 और 3, यही आपका आंसर है। ऑप्शन में देख लो 4 3 कहाँ बन रहा है, देखो 4 3 बनना चाहिए। 16 और 12 का रेशियो क्या बन रहा है भाई, 4 चौके 16, 4 तिया 12, यही मेरा आंसर है भाई। 4 से कट के 4 3 बन रहा है ना, और यही मेरा आंसर है। ओके, आपको लंबा चौड़ा नहीं जाना है कि क्षेत्रफल आप लिखो भुजा का स्क्वायर, भुजा का ए का स्क्वायर बटे बी का स्क्वायर बराबर 16/9, फिर आप ए बटे बी लिखो √16 √9। मतलब बात वही है, कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि क्षेत्रफल का रेशियो है भुजा या परिमाप का, कहेगा रूट ले लेना है। और भुजा या परिमाप का रेशियो दे रखा हो और क्षेत्रफल का पूछे तो स्क्वायर यानी कि वर्ग कर देना है बस। ये सवाल करिए जरा। फिर एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूं और फिर क्लास कंप्लीट करते हैं। आयत कल करेंगे, आयत रोम्बस समचतुर्भुज और 3D वाला पार्ट कल करेंगे। परसों आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, परसों तो कम ही टाइम लगेगा, 1 सवा घंटे में ही आपका सिलेबस हो जाएगा। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 25 वर्ग किलोमीटर है। 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार्क का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। अब ये सवाल है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस के जैसा। देखो वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और बराबर कितना दे रखा है 25। तो भुजा कितनी आ गई भाई, वर्गाकार भुजा आ गई आपकी √25 यानी के 5। अब आपको पता है कि ये कोई वर्ग है जिसकी हर भुजा 5 किलोमीटर की है। हर भुजा 5 किलोमीटर की है ना, भुजा निकाल दिया आपने। अब कह रहा है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे में एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। अब आप मुझे बताओ कुल दूरी है कितनी बच्चे, कुल दूरी कितनी है भाई, पूरा चक्कर लगाना है। मान लो यहां से शुरू हुआ और ऐसे जाके यहीं पर चक्कर लगा, तो 5 5 5 और 5, तो कुल दूरी आ जाएगी 4 गुणा 5 यानी कि 20 किलोमीटर की। भाई चाल कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो जरा मुझे आप बता सकते हो समय क्या होता है। आप कहेंगे सर ये तो अभी पढ़ाया आपने, दूरी बटे चाल यानी कि 20/3 घंटे। तो कितना लगेगा उसे, 20/3 घंटे लगेगा। इसको मिनट में और घंटे में बदल लो भाई, 3 से 6 बार जाएगा, 3 छिंग 18, तो 6 घंटे तो पूरे भाई, 3 छिंग 18 हो गया ना, हासिल का 2, 2/3 घंटे अलग से। और मैंने आपको सिखाया इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुणा कर दो, तो 20 से जाएगा और 20 दूनी 40 यानी कि 6 घंटे और 40 मिनट। भाई 2/3 कहाँ से आया, 3 छिंग 18, हासिल का 2 बचा था, तो 6 घंटे 2/3 घंटे अलग से, मिनट में चेंज किया 60 से गुणा करके, तो 6 घंटे 40 मिनट आपका सही जवाब है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलें आगे। ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन, और बच्चे इससे ही आपने मुझे बताना है, कल जब हम मिलेंगे इसका आंसर करेंगे। और कल का जो हमारा काम होगा वो आयत पढ़ेंगे, रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज पढ़ेंगे, समलंब पढ़ेंगे, छोटे छोटे 15-15 मिनट के हैं। फिर इसके बाद में कल हम घन और घनाभ ये भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है भाई, हो सकता है बेलन भी कंप्लीट कर लें, हो सकता है, लास्ट में देखेंगे वो तो ये हमारा कल का काम है। तो कल का काम मैंने आपको बता दिया है, तो आज का रिवीजन कर लेना भाई क्लास का। बाकी फाउंडेशन बैच की टाइमिंग क्या रहेगी सर, वो अभी मैं आज आपको बताऊंगा। एक आध दिन में वीडियो बनाने वाला हूँ, हालांकि आज शाम को इंस्टाग्राम पर भी लाइव में बहुत सारे डिस्कशन करूंगा। तो जो बच्चे इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं मुझसे, वहाँ रात को 9 बजे, अभी मैंने पोस्ट नहीं डाली है, डालूंगा अभी रात के 9 बजे की लाइव का। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।